हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी कि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल योर एग्जाम्स, चाहे वो हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो। ये वीडियो आपको हर किसी में हेल्प करने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूं आपके पूरे सिलेबस, हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने मैराथन भी लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संडे को ही लिया था मैंने आपका मैराथन, जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स का रिविजन कराया था अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको पता ही है मैं आपको फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स के जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोगों को भी मिल जाए वो पीडीएफ्स। ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पर दे दूंगी। तो बच्चों बिना देरी के आज हम लोग करने क्या वाले हैं, फटाफट से यार एक बार ही देख लेते हैं। हम लोग बेटा आपकी फर्स्ट फ्लाइट, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट की पोम्स, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आज। सारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूं, ताकि बेचारा कोई ऐसा बच्चा हो जिसने किसी कारणवश पढ़ाई ना करी हो, तो भाई वो भी पेपर से अगर 2 दिन पहले भी ये वीडियो देखकर क्वेश्चन आंसर्स को एटलीस्ट याद करके चला जाता है तो उसके नंबर आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। और अच्छे से याद करता है तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑल राइट गाइज, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम मिजबिल द ऑटर भी आ रहा है हमारे हाफ ईयरली में, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, मैं पढ़ा दूंगी। तो ध्यान देना बेटा, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और तुम्हारी पोएट्री, तीनों चीजें आज तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। बस तुम लोगों से एक ही चीज चाहिए, नंबर 1 कि प्लीज इसको याद कर लेना। बहुत बच्चे बोलते हैं हम इंग्लिश में आंसर लिख नहीं पाते, तो बेटा अगर आप लिख नहीं पाते हो अभी इनिशियली, तो प्लीज पहले याद करके लिखना सीखो ताकि आपके नंबर ना कटे। फिर धीरे धीरे आप अपने से आंसर बनाना सीखोगे, ठीक है। तो याद करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग याद करोगे इसको। नंबर 2, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाओगे कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो पे, लगेगी अभी आगे भी। और नंबर 3 कि आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने बाकी क्लासमेट्स के भी साथ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं सबसे फटाफट से। पहले हम लोग फर्स्ट फ्लाइट करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट के तुम्हारे ये सारे चैप्टर्स हैं जो हाफ ईयरली में आ रहे हैं, इसके मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करेंगे और फिर तुम्हारी पोएट्री करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेटर टू गॉड से बेटा जी शुरू करते हैं। व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गॉड, व्हाट डिड ही रिसीव एंड व्हाई। लेंचो बच्चों भगवान से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे क्या मिला और क्यों। मैं आपको ये भी बता दूं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, बच्चों के पेपर में भी पूछे गए थे। अगर कोई क्लास 11 का बच्चा भाई गलती से देखे तो कमेंट में बच्चों को बता देना। तो ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीरियसली लेना, इन्हें हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई लेंचो भगवान से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे क्या मिला और क्यों। लेंचो बच्चों भगवान से एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान उसको 100 पैसोस भेजेंगे जैसे कि उसने मांगे हैं, पर बच्चों उसको केवल 70 पैसोस मिले, विच हैड बीन कलेक्टेड बाय द पोस्ट मास्टर। वो 70 पैसोस बेटा किसने कलेक्ट किए थे, पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट करे थे। कैसे, थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि भाई उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से बोला था थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, और खुद की सैलरी का पार्ट भी दिया था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम लिखा नहीं जाता, वो तो स्पेशली बेटा इनको याद कर लेना फॉर गॉड सेक, ठीक है, प्लीज याद कर लेना इनको। सो भाई क्वालिटीज बताओ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेड द पीपल हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स, है ना बच्चों। कर्मचारी अच्छे थे पोस्ट ऑफिस के, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने लेंचो की मदद करी, वो ऐसे लोग थे जो यकीन करते हैं कि भाई दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। वो बहुत ही दयालु थे, काइंड थे और हेल्पफुल थे। उन्होंने कॉपरेट किया एक दूसरे के साथ, और जितना उनसे कंट्रीब्यूट हो सकता था बेटा उतना उन्होंने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, जस्ट टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव। और ये सब क्यों करा, क्या लेंचो उनके चाचा का लड़का था, नहीं, ताकि लेंचो का जो श्रद्धा है, जो फेथ है बच्चों भगवान के ऊपर, वो जिंदा रहे, वो अलाइव रहे। दे हैड लव, कंसर्न, कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर लेंचो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पेपर में भी आते हैं, एग्जैक्ट डिट्टो, तो इसीलिए प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट,
Why would you not agree with Lencho calling them a bunch of crook? Very important question. हम लोग एग्री क्यों नहीं करते जब लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रूक बोला, यानी कि डिसऑनेस्ट लोग बोला, ऐसे लोग जो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो हम लोग इस चीज से एग्री क्यों नहीं करते बेटा? सो आप बोलोगे भाई बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था कि लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रूक बोला, राइट? क्यों जस्टिफाई नहीं था बच्चों? क्योंकि उन्हीं लोगों ने मदद करी थी पैसे कलेक्ट करने में, और उन्हीं ने लेंचो के जो फेथ है ना भगवान में, उसको समझा था, है ना? वो नहीं चाहते तो भाई नहीं करते रिप्लाई, उनका क्या है, उन्होंने थोड़ी उनसे थोड़ी हेल्प मांगी थी, राइट? सो पर तब भी उन्होंने उसकी हेल्प करी, हर किसी ने कुछ कुछ अपना हिस्सा डाला एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी, जो कि अगर वो बंच ऑफ क्रूक होते तो कभी नहीं करते। लेंचो भाई गुस्से में क्यों था जब उसे लेटर मिला? तो भाई जब लेंचो को लेटर मिला उसने फटाफट से एनवेलप को खोला, वो एकदम से गुस्सा हो गया एज काउंटिंग द अमाउंट ऑन इट। जैसे बच्चों उसने अमाउंट काउंट किया कि भाई उसके अंदर कितना अमाउंट है, ही बिकेम एंग्री, क्योंकि उसमें केवल 70 पेसोस थे, whereas he had asked for the 100, और उसने 100 पेसोस मांगे थे, बट उसमें पेसोस थे कितने एक्चुअल में? 70 पेसोस, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। नेक्स्ट भाई पोस्ट मास्टर ने किस प्रकार मदद करी लेंचो के फेथ को जिंदा रखने में? दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, कैसे उसकी मदद करी, या फिर व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो। दोनों का आंसर सेम ही है। पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से, उसने अपना पार्ट भी कंट्रीब्यूट किया, अपने सैलरी का पार्ट भी उसने दिया, एंड सेंड द मनी इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव, ताकि भाई जो भगवान के प्रति लेंचो का भरोसा है, विश्वास है, उसको वो अलाइव रख सके, जिंदा रख सके। Where was Lencho's house situated? Why did he sit seeing the sky? लेंचो का घर बच्चों कहां पर था और वो क्यों बैठा रहा, इस स्काई को वो क्यों देखता रहा? So Lencho's house was situated on the crest of a low hill in the valley. याद रखना है क्रेस्ट मतलब टॉप, तो एक नीची हाइट की घाटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, नीची हाइट की हिल थी एक घाटी में, वैली में, जिसके टॉप पर क्रेस्ट पर उसका घर था। पूरे दिन वो स्काई को देखता रहा, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ताकि जो उसके फील्ड्स को एक डाउनपॉर मतलब जो बारिश की जरूरत है वो उसको मिल जाए। नेक्स्ट, हाउ वाज लेंचोज लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन? बच्चों लेंचो की जो लाइफ है, राइट, वो किस प्रकार से अफेक्ट हुई रेन से, ये हमें बताना है। सो बेटा लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, ठीक है। He lived with his family on the crest of a low hill. He was going to get a very good crop this year. इस साल बहुत अच्छी क्रॉप बेटा उसको मिलने वाली थी। उसकी फील्ड को जरूरत थी किस चीज की? एक डाउनपॉर की, एक बारिश की। तो बारिश बच्चों स्टार्ट भी हुई, बट बहुत ही कम समय में वो बारिश ने तूफान का रूप ले लिया, ओले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे, जिससे उसकी पूरी की पूरी क्रॉप नष्ट हो गई। एंड Thus the rain affected his life badly. और क्रॉप नष्ट हो गई तो पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए तो ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में आया था ये। लेंचो ने कंपेयर किया रेन ड्रॉप्स को टू न्यू कॉइन्स। ही कॉल्ड द बिग ड्रॉप्स, बड़ी ड्रॉप को बेटा उसने क्या बोला? 10 सेंट, और छोटी ड्रॉप्स को उसने क्या बोला बेटा? 5 सेंट। हिज फील्ड नीडेड रेन बैडली, उसकी जो फील्ड है ना उसको बारिश की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। सो रेन ड्रॉप्स, जैसे ही उसने बारिश देखी तो उसकी आशाएं बढ़ गई, है ना। जिस चीज की हमें जरूरत हो हम वो देख ले, हमारी आशाएं क्या हो जाती है बेटा जी? बढ़ जाती है। तो उसकी आशा भी बढ़ गई, दैट इज वाई ही कॉल्ड देम, क्या बोला उसने? न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट, What did Lencho call the raindrops? How did he value them? तो अगेन आप बोल दोगे लेंचो ने बिग ड्रॉप्स बोला, 10 सेंट बोला, 5 सेंट्स बोला, और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसकी फील्ड को बारिश की जरूरत थी फॉर अ गुड हार्वेस्ट एंड दे वर गोइंग टू गिव हिम मनी। क्योंकि भाई बारिश हो गई, बारिश से क्या होगा? उसकी जो फसल है अच्छी होगी, उसका जो खेत है उसे बारिश की जरूरत थी, तो उसे लगा कि भाई अब सब अच्छा होगा, मैं इसको बेच के पैसे लाऊंगा, इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? 10 सेंट्स और 5 सेंट से। लेंचो क्यों गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट करे? तो ये वाला बच्चों हम ऑलरेडी अभी पहले कर चुके हैं, एक बारी तुम लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट, ये जो है लेटर टू गॉड, इसमें हमें क्या मॉरल वैल्यूज दिखती हैं पोस्ट मास्टर की? ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पोस्ट मास्टर की क्या मॉरल वैल्यूज आपको दिखाई देती हैं? तो आप बोलोगे भाई पोस्ट मास्टर तो पहले हंसा,
ही फर्स्ट लाफ लुकिंग एट द लेटर, जैसे उसने लेटर को देखा बच्चों पहले वो हंसने लगा, राइट, विच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस, क्योंकि उसमें कोई एड्रेस नहीं था, उसमें लिखा था केवल भगवान, भगवान को दे दो लेटर। बट बच्चों तुरंत ही वो सीरियस बन गया, क्योंकि उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि भाई क्या श्रद्धा है एक आदमी की कि उसने भगवान को लेटर लिखा। So he was surprised at the faith that Lencho had in God. He wanted his faith to be intact in God. वो चाहता था कि उसका श्रद्धा, उसका भरोसा भगवान पे बिल्कुल ऐसा ही बना रहे। तो पोस्ट मास्टर एक बहुत ही दयालु आदमी था, उसने ट्राई किया कि वो लेंचो का फेथ बना के रखे कि मैं लेंचो को भगवान की जगह रिप्लाई कर दूंगा, एंड उसने पैसे कलेक्ट करना शुरू करा। तो वो बहुत ही एम्पैथेटिक था, ये बेटा उसकी वैल्यूज है, याद रखना। एम्पैथेटिक मतलब जो दूसरों के लिए बहुत फील कर पाए, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड था, केयरिंग था, गुड लीडरशिप क्वालिटीज भी थी, क्योंकि उसके अंडर जितने भी लोग थे उन्होंने उसको भी कन्विंस उसने उनको भी कन्विंस किया कि भाई तुम भी पैसे दो ताकि हम लेंचो को दे पाए। So the postmaster himself gave a part of his salary and also requested his employees and friends to contribute. He encouraged to perceive others in more positive light. He was a man who fostered a sense of community building and spreaded positivity which helps in creating a healthy society. तो भाई पोस्ट मास्टर एक ऐसा आदमी था जो मदद करते हैं बेटा हमारे समाज को अच्छा रखने में, है ना। इसने दूसरों के अंदर एक अच्छी भावना जगाई कि भाई हमें उसका विश्वास साथ मिलकर हमें बढ़ाना चाहिए या हमें ऐसा ही रखना चाहिए। तो एक तरीके से उसने कम्युनिटी को बिल्ड करा, साथ ही साथ उसने क्या करा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करी, सकारात्मक सोच स्प्रेड करी। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट से। व्हाट एनकरेज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो भाई साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी क्यों थी? तो बेटा देखो, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, अपने जेम्स रत्नों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो बहुत सारे जो व्हाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे ना, वो वहां पे अट्रैक्ट हो गए, वहां पर चले गए, ठीक है। एंड फिर उनके बीच में वॉर वगैरह शुरू हो गया। तो जब एंग्लो बोयर वॉर खत्म हुआ ना, तब से व्हाइट लोगों ने क्या करा, रूल करना शुरू कर दिया। वहां के जो लोकल लोग थे, जो नेटिव ब्लैक लोग थे ना अफ्रीका के, उन पे रूल करना शुरू कर दिया और एक सिस्टम डेवलप हो गया वहां रेशियल डोमिनेशन का, कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते थे, एंड इसी सिस्टम को हम बोलते हैं अपार्थाइड। नेक्स्ट, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका एक एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ध्यान देना। लिखा है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। तो बेटा आप लिखोगे एज अ बॉय बीइंग फ्री मेंट टू नेल्सन मंडेला टू वॉन्डर फ्री, कि भाई उसके लिए, अगर वो छोटा है उसके लिए क्या है फ्रीडम, कि वो खुला घूम ले। अब हमारे लिए फ्रीडम क्या होती थी बचपन में, कि हमें जाने दो, है ना, हमें दोस्त की पार्टी में जाने दो, हमें यहाँ जाने दो, फलाना जाने दो, राइट, मैं आराम से स्विम कर पाऊँ फ्रीली, मैं विलेज में घूम पाऊँ फ्रीली, मुझे कोई रोक टोक ना हो, वो उसके लिए फ्रीडम हुआ करती थी, राइट। एज अ स्टूडेंट उसके लिए फ्रीडम क्या थी, कि वो रात में बाहर रुक जाए, जो उसका मन करे वो रीड कर ले, जहां उसका मन करे वो वहां वो चला जाए। नेक्स्ट, वाई इस 10th में 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। ये डेट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इस दिन उनकी क्या था, इनॉग्रेशन था, है ना, यानी कि उद्घाटन था। इस दिन नई गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो इलेक्ट की गई थी। नेल्सन मंडेला और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने इस दिन शपथ ली थी, और नेल्सन मंडेला बन गए थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। 3 सेंचुरी से बच्चों गोरे लोग ही रूल करते आ रहे थे, और उसके बाद कठिन परिश्रम के बाद उन्हें आजादी मिली थी, जैसे हम भारतीयों को भी मिली थी। नेक्स्ट, What are the twin obligation Nelson Mandela talks about in his speech? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, कौन से ट्विन ऑब्लिगेशंस की यहाँ पर बात की जा रही है? तो याद रखना, सबसे पहले बेटा नेल्सन मंडेला ने बोला हर आदमी के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। कौन से? पहला अपनी फैमिली की तरफ, दूसरा होता है अपने देश, अपने पीपल, अपनी कम्युनिटी, अपने कंट्री की तरफ, ठीक है। वो बोल रहे हैं बट अपार्थाइड में पॉसिबल ही नहीं है कोई इंसान इन ऑब्लिगेशंस एंड जिम्मेदारियों को पूरा करे, क्योंकि अगर कोई इंसान एक फ्री आदमी की तरह रहने की कोशिश भी करता था ना, तो ये गोरे लोग क्या करते थे, उसे अपनी फैमिली से अलग कर देते थे, रिप्ड ऑफ विद हिज फैमिली एंड होम, एंड मजबूर कर देते थे कि वो अपने अलग जेल में जिंदगी जिए। नेक्स्ट, What is the dream of Nelson Mandela for the future of South Africa? So Mandela ने सपना देखा कि भाई ये जो कंट्री है, आज मैं
प्रेसिडेंट बन गया हूं और अब ये जो कंट्री है इसे मैं फ्री करवाऊंगा गरीबी से, पॉवर्टी से, कोई और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उससे। कोई भी कंट्री मैन जो है उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड क्रीड। एंड उन्होंने बोला ही विश द सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री फॉर एवर, कि मेरा देश हमेशा आजाद रहे। ठीक है। What animated Mandela's life and transformed a frightened young lawyer into a bold criminal? Very important. बोला जा रहा है कि नेल्सन मंडेला तो एक भोले भाले इंसान थे, एक नॉर्मल आदमी थे, तो उससे क्रिमिनल बनने पे किसने मजबूर करा? क्योंकि गोरों के लिए तो वो क्रिमिनल थे ना, अगर आप विद्रोही हो तो आप क्रिमिनल हो, राइट। तो लिखा है इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। डिजायर मतलब इच्छा, कि उनके मन में एक इच्छा ही तो थी बच्चों की, उन्हें आजादी चाहिए। इसी इच्छा ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो क्या करे, क्रिमिनल में डेवलप हो जाए, एक विद्रोही बन जाए, राइट। उनके मन में इच्छा थी कि मेरे जो लोग हैं वो इज्जत से इस देश में रह पाएं। सो इट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। इट ड्रॉव अ लॉ अवॉइडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल। एक जो सीधा साधा आदमी था वो बोल्ड हो गया, एक जो लॉयर था वो खुद ही क्रिमिनल बन गया, जिसे अपनी फैमिली से बहुत प्यार था वो मजबूर हो गया एक मॉन्क की तरह जीवन जीने में। मॉन्क क्या होता है? अपने घर से जो दूर रहते हैं, है ना, मोह माया से दूर रहते हैं, उस जीवन जीने पे वो मजबूर हो गए। नेक्स्ट, व्हाट पेन नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो भाई किस चीज का वो दुख मना रहे हैं, कि किस चीज के बारे में वो बहुत ज्यादा दुखी हैं? तो वो बोल रहे हैं भाई कि मेरी जो इनेबिलिटी है, यानी कि मैं शुक्रिया नहीं कर पा रहा हूं मेरे उन साथियों का जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में मेरी मदद करी, है ना। सो मंडेला वाज पेन्ड बाय हिज इनएबिलिटी टू थैंक हिज कॉमरेड्स, यानी कि जो साथी थे फ्रीडम की लड़ाई में, जिन्होंने सैक्रिफाइस दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, आज मैं उन्हें शुक्रिया नहीं बोल पा रहा हूं, आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है ये देखने के लिए कि उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं वो क्या लेकर आए हैं। He remembered the suffering and courage of thousands of patriots who fought for the same cause. उन्होंने याद करे क्या, कि भाई इसी चीज के लिए, इसी आजादी के लिए हजारों की तादाद में जो हमारे देशभक्त हैं उन्होंने अपनी जानें दे दी, बहुत टॉर्चर सहा, और आज मैं उन्हें शुक्रिया नहीं कर पा रहा हूं, इस बात से वो बहुत ज्यादा अपसेट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला सेड द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों बोला? जिस पे अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, दोनों में ही ह्यूमैनिटी नहीं है, दोनों ही प्रिजनर हैं, दोनों ही कैद हैं। नेल्सन मंडेला ने बेटा इसलिए बोला क्योंकि द ऑप्रेस्ड वर रॉब्ड व्हेन दे सफर्ड ऑल दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जिस पे अत्याचार हो रहा है उसकी ह्यूमैनिटी तो वैसे ही छीन ली ना, क्योंकि आपने इस पे इतना टॉर्चर करा कि उसकी इंसानियत तो वैसे ही आपने कहीं मार दी, राइट। और जो ऑप्रेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, उसने अपने अंदर का जो अच्छा इंसान था, जो ह्यूमैनिटी थी, उसका तो खुद ही गला दबा दिया, तभी तो वो किसी और इंसान के साथ ऐसा कर पा रहे। तो इन्होंने बोला कि दोनों ही ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही क्या है, दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था एंड ब्रेव मैन का क्या मतलब था? बेटा अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, और अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो, इसमें मोस्टली पार्ट कवर है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तुम लोग इसको जेन्युइनली पढ़ो। तो लाइव चैट में फालतू की बात करने से अच्छा जो तुम हमेशा करते हो, ठीक है, जो मैं एज्यूम कर रही हूँ तुम आज भी करोगे, प्लीज़ बेटा इसको पढ़ लेना प्लीज़। सो नेल्सन मंडेला ने करेज का मतलब क्या बताया है? तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो बोल रहे भाई करेज वो नहीं है कि तुम्हें डर ही नहीं लगता, है ना। करेज क्या है कि तुमने अपने डर पे जीत हासिल कर ली है, वो है करेज, राइट। इन द सेम वे एक ब्रेव आदमी वो नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता, who does not feel afraid, बट जो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है वही एक ब्रेव आदमी है। जैसे आपको डर लगता है इंग्लिश में आंसर लिखने से, डर सबको लगता है, बट अगर आप अपने डर पे जीत हासिल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेसफुल हो गया। What Mandela meant when he is simplified the sum of all those African patriots who had gone before him. जब मंडेला ने बोला कि भाई मैं कौन हूं, मैं एक तरीके से उन सबका सम हूं कि जो मेरे पहले चले गए, तो इसका क्या मतलब है? बेटा नेल्सन मंडेला कौन थे? देशभक्त थे, राइट। बाकियों की तरह उन्हें भी लगा कि भाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की जरूरत है, इसलिए उन्होंने टॉर्चर सहे इतने, राइट। उन्हें मतलब अगर वो चाहते तो नहीं सहते, जैसे चल रहा वैसे चलता। अगर हम हमारे भारत की बात करें, अगर कुछ देशभक्त थे, वो क्या चाहते थे? देश के लिए आज़ादी, अपनी जान भी दे दी उन्होंने। उनके बाद वो कौन सा देखने आ रहे हैं, बट स्टिल वो चाहते थे हमारे बाद हमारा देश आज़ाद रहे, राइट। इसलिए उन्होंने इतने टॉर्चर सहे बाय द वाइट्स ऑफ हिज ओन कंट्री। ही इंक्लूडेड 3 पर्सन इन हिज लिस्ट हु वर रोल मॉडल फॉर हिम।
नेक्स्ट आपको मंडेला के एक्सपीरियंस बताना है ऑफ फ्रीडम एज अ चाइल्ड एंड एज एन अडल्ट कि नेल्सन मंडेला का क्या अनुभव था, क्या एक्सपीरियंस था बच्चों जब वो बच्चे थे और जब वो एक अडल्ट हुए। तो एज अ चाइल्ड ही वॉज फ्री व्हेन ही वॉज फ्री टू रन, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि भाई फील्ड्स में घूम लेंगे, स्विम कर लेंगे, है ना, जैसे मन चाहेगा वैसे कर लेंगे, तो उनको बचपन में लगता था हम फ्री हैं। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि जो चाइल्डहुड का फ्रीडम था वो तो इल्यूजन था, यानी कि वो तो एक धोखा था, वो तो फ्रीडम था ही नहीं, है ना। जब वो अडल्टहुड, जब वो बड़े हो गए तो उन्हें पता चला कि मेरा फ्रीडम तो बहुत पहले से ले रखा है और मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान का फ्रीडम इन गोरों ने ले रखा है, राइट। सो मंडेला ने क्या बोला कि चेन्स ऑन अदर वाज अ चेन ऑन हिम, कि मेरे लोगों पे अगर आप इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हो मतलब आप मेरे पे भी कर रहे हो, अगर आपने उनसे फ्रीडम ले रखा है मेरे जैसे दिखने वाले लोगों से तो आपने मेरे से भी ले रखा है। तो उनकी जो इच्छा थी ना दैट एवरीवन शुड लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उस इच्छा ने उन्हें प्रोपेल्ड यानी मजबूर कर दिया कि वो तब तक लड़े बेटा जब तक उन्हें आजादी ना मिल जाए, और आप भी तब तक लड़ो जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। नेक्स्ट, हाउ डिड द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज नेल्सन मंडेलाज लाइफ। तो भाई ये जो उनके मन में इच्छा थी ना कि मुझे मेरे देश के लोगों के लिए कुछ करना है, इस इच्छा ने उनकी जिंदगी को किस प्रकार बदला। सो द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टोटली एनिमेटेड नेल्सन मंडेलाज लाइफ। हाउ, यही तो पूछा है, हाउ he was transformed from a frightened young man to a bold one. The desire turned a law abiding attorney to a criminal, जो हमने अभी पीछे बातें पढ़ी है ना, कि एक इच्छा ने उनको एक साधारण आदमी से एक बोल्ड आदमी बना दिया, एक इच्छा ने उस आदमी को जो लॉ को फॉलो करता था क्रिमिनल बना दिया, एक फैमिली लविंग मैन को एक मॉन्क बना दिया ना, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जेल में जाके रहना पड़ा, टॉर्चर सहने पड़े, है ना, उन्होंने सेल्फ सैक्रिफाइस किया, बट he could not enjoy poor and limited freedom, बट उन्हें यह मंजूर नहीं था कि मैं लिमिटेड फ्रीडम एंजॉय करूं, मुझे तो पूरी फ्रीडम चाहिए। He felt himself robbed when he came to know that his people were not free. जैसे उन्हें पता चला ना, जैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे दिखने वाले यानी कि जो ब्लैक लोग हैं उनका फ्रीडम ले रखा है, जैसे उनको ये चीज रियलाइज हुई तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा, है ना, इसका तो मतलब है कि वी आर ऑलरेडी रॉब, ये जो थोड़ी सी फ्रीडम दी है इसका हम क्या करेंगे, सो आई हैव टू फाइट फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इसी का पार्ट है बेटा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ही फेल्ट द स्लेवरी ऑफ हिज पीपल एज स्लेवरी ऑफ हिज ओन, उन्हें क्या लगने लगा कि जो मेरे लोगों को आप गुलाम बना रहे हो वो तो मुझे भी बना रहे हो, है ना, अगर आप मेरे लोगों को दबा रहे हो आप मुझे भी दबा रहे हो। तो उनका ये एक डिजायर था कि मुझे फ्रीडम चाहिए मेरे लोगों के लिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से रहे, इस डिजायर ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। एंड फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनका मानना था फ्रीडम को बांट नहीं सकते, इनडिविजिबल मतलब बांट नहीं सकते, अगर मेरे जो लोग हैं अगर आप इनमें से किसी पर भी अत्याचार कर रहे हो मतलब आप मेरे पर भी कर रहे हो, राइट। The chains on any one of his people were the chains on all of them, कि अगर आप मान लो भारतीय लोग हैं, अगर आप किसी भी भारतीय पे अत्याचार कर रहे हो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स आप सब पे कर रहे हो, और अगर आप सब पे कर रहे हो तो सब में तो फिर मैं भी आता हूं, मेरे पे भी कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ही फेल्ट द पेन एंड फॉट फॉर देम, कि उन्हें अपने लोगों का दर्द समझ आया एंड उन्होंने उसके लिए लड़ाई। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन के आंसर को समझो, डरो नहीं कि इतना बड़ा याद कैसे होगा, डिवाइड कर करके ही याद होगा, पहले 3 लाइन फिर 3 लाइन फिर 3 लाइन, जब समझ लोगे तो ज्यादा आसानी से आपको याद होने लग जाएगा। All right. How did Nelson Mandela describe the scene of the inauguration? तो अब वो जो पूरा जो इनॉग्रेशन वाला माहौल था, जो उद्घाटन का माहौल था, नेल्सन मंडेला ने वो किस हिसाब से डिस्क्राइब किया बेटा, ये बताना है। तो देखो, जो शपथ लेने वाली सेरेमनी थी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, वो एक हिस्टोरिक ओकेजन था, एक ऐतिहासिक घटना थी भाई, उनका देश आजाद हुआ था, कितनी बड़ी बात है ये, राइट। तो डिग्निटरीज मतलब क्या होता है बच्चों, बड़े बड़े जो लोग थे ना पूरे वर्ल्ड से, वो यहाँ पर आए थे, 140 कंट्रीज से भी ज्यादा से लोग यहाँ पर आए हुए थे। सेरेमनी कहाँ पर हुई बेटा, सेरेमनी हुई लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, वहां पर गए थे वो अपनी डॉटर के साथ जनानी। पहले जी क्लार्क ने सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, फिर फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली, फिर नेल्सन मंडेला ने अपनी शपथ ली, और उन्होंने क्या प्लेज करा कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है ना, उसका पालन करेंगे एंड अपने आप को पूरे तरीके से लगा देंगे लोगों का भला करने में।
सेरेमनी के बाद आप बता दोगे कि भाई डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्स हुआ। फाइनली जो जेट्स थे ऊपर है ना वो हमें दिखाए गए, देवर लेटिंग ऑफ द ट्रेल्स, अलग अलग कलर के, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, जो कि क्या है साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग का कलर है। एंड में 2 नेशनल एंथम गाए गए, क्योंकि उस टाइम पर जो व्हाइट्स एंड जो ब्लैक है उनका अलग अलग नेशनल एंथम होता था, फिर कुछ साल बाद उसे मिलाकर एक कर दिया गया, बट तब 2 नेशनल एंथम्स वहां पर गाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पे। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश पिक्ड अप बाय हिज मदर। भाई क्या हुआ जब जो यंग सीगल है उसने एकदम से छलांग मारी उस फिश की तरफ जो उसकी मम्मा ने उठाई थी, तो आप बोलोगे ही फेल आउटवर्ड्स, वो एकदम से बाहर की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड्स विद अ स्क्रीमर, एकदम से नीचे गया और वो बहुत तेज चीखा। तो एक मॉन्स्टरस टेरर, यानी कि बहुत ज्यादा घबरा देने वाला, डरा देने वाला जो डर था ना बच्चों, वो उसके दिल में आ गया। डर ने उसे जकड़ लिया, उसे लगा कि बस अब तो मैं मर जाऊंगा, बट तभी उसके विंग्स जो थे वो स्प्रेड हो गए, एंड वो फील कर पा रहा था कि ये जो विंग्स के टिप्स है ना ये हवा को छू रहे हैं, यानी कि अब मैं फ्लाई कर पा रहा हूं। नेक्स्ट, हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच द ग्रीन सी। सीगल को कैसे फील हुआ बच्चों जब उसकी जो बेली है वो ग्रीन सी पे टच हुई, यानी कि जब वो फ्लोट करने लगा तो सीगल को कैसे फील हुआ। सो आप बोलोगे व्हेन द सीगल्स बेली टच द ग्रीन सी ही वाज स्केयर्ड दैट ही वुड सिंक। उसे डर लगने लगा कि भैया मैं तो डूब जाऊंगा, राइट। उसने फ्लाई करने की कोशिश करी बट वो नहीं कर पाया, वो क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, वो बहुत ज्यादा वीक था ड्यू टू हंगर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन। अब भाई सब उसे इग्नोर कर रहे थे, राइट, कोई उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। तो बेटा यंग सीगल ने क्या करा, अपनी मम्मा का जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर हमसे भी घर पे कोई बात नहीं करता, हम क्या करते हैं, थोड़े नाटक करते हैं, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही तो उसने क्या करा, ही स्टूड ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया, एंड प्रिटेंडेड, यानी कि दिखावा करने लगा कि वो सो गया है, ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक मतलब बिल्कुल किनारे पर आकर ऐसे खड़ा हो गया कि भाई मैं तो सो गया हूं। उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली और अपनी एक पैर को अपने विंग के नीचे छुपा लिया ताकि उसकी मम्मा उसकी तरफ देखे कि इसको क्या हो गया। यंग सीगल को डर लगता था उड़ने से, क्यों। सो द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज इट वाज अ स्टीप फॉल टू द सी, क्योंकि उसकी लेज ना ऐसे थी। अब उसे लगता था नीचे क्या है, नीचे पानी है, उसे लगता था मैं उड़ूंगा तो सीधा पानी में ही गिर जाऊंगा, राइट। द सी एक्सपेंस वॉज वास्ट, बहुत ही गहरी नदी थी वो, एंड उसे लगता था दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि मेरे जो पंख है ना वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो मुझे उड़ने ही नहीं देंगे। सो ही अवॉइडेड टू फ्लाई एंड प्रेफर्ड स्टेइंग बैक अलोन ऑन हिज लेज। तो उसे लगता था भाई ना ही उड़ू, उसी में मेरी भलाई है और मैं मेरी लेज पे ही रहूं, उसी में मेरी भलाई है। Overcoming fear is the first step to success. How does this saying stand true in the context of the story's first flight? क्या लिखा है, जब आप डर पे जीत हासिल कर लो ना तो सक्सेस की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाते हो। सबसे ज्यादा आप डरे हुए क्यों रहते हो, क्योंकि आपको डर लगता है ना। डरे हुए इसलिए रहते हो क्योंकि डर लगता है आपको, आप घबराते हो। अगर आप लोग क्यों घबराते हो इतना पेपर से, डर। अगर आप उस डर को ही पहले साइड में फेंक दो तो मतलब आपने सबसे भारी काम कर लिया। पढ़ाई आसान है, डर आसान नहीं है, राइट। तो बोला है कि ये फर्स्ट फ्लाइट के कंटेक्स्ट में कैसे सच है। तो बेटा यहाँ पर ना आप पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि भाई ये स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है जिसने अभी उड़ना नहीं सीखा। उसके यंग भाई बहन जो थे है ना वो फिर भी उड़ गए, एंड वो अपनी क्लिफ पे ही बैठा रह गया। उसके जो यंगर सिबलिंग्स थे उनके शॉर्टर विंग्स थे, छोटे विंग्स थे, तब भी वो उड़ गए और सीगल अकेला रह गया। नो अमाउंट ऑफ क्राइज, वो जितना रोया है ना, जितना भी रो ले, जितना भी कुछ कर ले, उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसे खाना नहीं दे रहे थे। फाइनली सीगल ने क्या करा, अपने आप को कुदवाया है ना, डाइव करा, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसने करेज इकट्ठा करा, अपने विंग्स को फ्लैप करा एंड अपने डर पे उसने जीत हासिल करी। तो इस प्रोसेस में उसने क्या डिस्कवर करा, अपना टैलेंट है ना, कि मैं उड़ सकता हूं। अगर वो कभी उड़ता ही नहीं सोचो तो उसे पता ही नहीं चल पाता कि उड़ना होता क्या है, राइट। जैसे अगर आप कभी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाओगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा वो फीलिंग क्या होती है अच्छे नंबर लाने वाली, राइट। बिल्कुल सेम बात आपको लिखनी है। नेक्स्ट, Why did the pilot decide to fly through the clouds? अब भाई जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन है कि पायलट ने क्यों डिसाइड करा कि मैं क्लाउड्स के अंदर से चला जाता हूं। सो बच्चों क्योंकि ही वॉन्टेड टू रीच इंग्लैंड डेस्परेटली। भाई छुट्टी में घर जा रहा था, अब उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस लौटूं, तो ही वॉज लाइक यार जो होगा देखा जाएगा, मैं घुसा देता हूं अपना एरोप्लेन क्लाउड्स में, ठीक है।
ऑल्सो ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द ह्यूज क्लाउड्स, ना तो वो ऊपर से जा सकता था क्योंकि बहुत ही बड़े क्लाउड्स थे, तो दैट्स वाई ही डिसाइडेड कि मैं अंदर से ही चला जाता हूँ। एरोप्लेन का नाम याद रखना, ओल्ड डकोटा, ठीक है, डकोटा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। तो बच्चों जब वो पेरिस से चला तब स्काई के हाल क्या थे? तब तो बेटा स्काई बिल्कुल क्लियर था, राइट? तो आप लिखोगे द स्काई वॉज क्वाइट क्लियर, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट साइड से हमें मून भी दिखाई दे रहा था, स्टार्स जो थे वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, कोई भी बादल आसमान में नहीं था, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल सही थी, तभी उसने अपनी उड़ान को शुरू किया था। नेक्स्ट, जो पायलट था बच्चों वो कहीं ना कहीं उस तूफान में खो गया था, उसे किसने बचाया और उसे कैसे बचाया गया? तो आप बोलोगे बेटा कि जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने क्या करा? उसने लॉस्ट पायलट को बोला कि मेरे पीछे आ, ठीक है, यही तो बोला ना, उसने किसने बचाया? तो ब्लैक एरोप्लेन वाले उस पायलट ने बचाया। तो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट था, जो आउट ऑफ नोवेयर उत्पन्न हो गया, उसने बोला कि मेरे पीछे आओ, ऐसे इशारा करा। तो ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने बिल्कुल उड़ने लगा, कटिंग द क्लाउड्स एंड शोइंग हिम द वे, उसे रास्ता दिखाने लगा। एंड देन वो नीचे आया, उसे एयरपोर्ट दिखाया और एकदम से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। तो उसे फॉलो करते करते द पायलट केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, हमारा जो पायलट था वो क्लाउड से बाहर आ गया। नेक्स्ट, why did the pilot call the Paris control room the first time? Why could he not contact the second time? पहली बार हमारे पायलट ने बच्चों पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल क्यों करा, और लिखा है कि वो दूसरी बार क्यों नहीं कर पाया? तो बेटा पहली बार कॉल इसलिए किया गया टू इन्फॉर्म द एयरपोर्ट अथॉरिटीज अबाउट हिज फ्लाइट टू इंग्लैंड, है ना, इन्फॉर्म करने के लिए क्या कि भाई मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूं, तो उसे वहां से इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि भाई आप इस डायरेक्शन में चले जाओ। दूसरी बार वो इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज हिज रेडियो वाज डेड, क्योंकि भारी तूफान के कारण उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे एरोप्लेन के वो धीरे धीरे खराब हो गए थे बच्चों, डेड हो गए थे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब भाई जब उसने भारी तूफान में अपना एरोप्लेन घुसा दिया, है ना, तो आप बताओ उसका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा? तो भाई नरेटर जो था वो बहुत जल्दी में था टू रीच इंग्लैंड, ऑल्दो ही हैड लिटिल फ्यूल, ठीक है, कि भाई उस पर बहुत ही कम फ्यूल था, तब भी उसे जल्दी थी कि मैं किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंच जाऊं, क्योंकि उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। तो उसने रिस्क ले लिया कि ठीक है मैं फ्लाई कर लूंगा ऑन लो फ्यूल ऑल्सो, आई विल फ्लाई। सडनली ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द पेरिस ड्यू टू क्लाउडी स्टॉर्म। अब क्योंकि तूफानी बादल आ गए, राइट, पूरा ये जो इन्वायरमेंट था वो खराब हो गया, तो उसका जो कांटेक्ट था विद पेरिस कंट्रोल रूम वो खत्म हो गया। बादलों के अंदर उसे कुछ नहीं दिख रहा था, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन से बाहर बच्चों वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसका जो प्लेन था वो जंप कर रहा था हवा में, ट्विस्ट कर रहा था हवा में, उसने कंपास को देखा वो भी खराब हो गया, इट वॉज डेड। अब आप सोचो ऐसी कंडीशन में हम होते कितना पैनिक करते, राइट, रेडियो खराब, कंपास खराब, करे तो भाई क्या करे? तो बच्चों सारे इंस्ट्रूमेंट डेड हो गए, उसने रेडियो कांटेक्ट किया बट वो भी वेस्ट गया, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो खो चुका था। बट तभी एक ब्लैक एरोप्लेन वहां पे उत्पन्न हुआ एंड ही वॉज हेल्ड बाय द मिस्टीरियस पायलट एंड वॉज एबल टू लैंड सेफली। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, आगे की भी स्टोरी बताई हुई है कि अगर ज्यादा लॉन्ग आए तो आप ये वाली चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो, दूसरे एरोप्लेन के बारे में भी बता सकते हो कि भाई जो दूसरा एरोप्लेन था उसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थे, है ना, बट नरेटर उसे तब भी देख पा रहा था। सोचो ये चमत्कार ही तो था, राइट, ही कुड सी अदर पायलट फेस, वो उसका फेस भी देख पा रहा था। तो दूसरे पायलट ने उसे ऐसे वेव करा कि मेरे पीछे आओ। नरेटर फ्यूल वाज गेटिंग ओवर, तो उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला था, बट तभी जो दूसरा पायलट था उसने उसे गाइड किया कि इनके नीचे की तरफ आओ, तो उसे एयरपोर्ट दिखा, उसने बिल्कुल टाइम पे लैंड कर दिया एंड सडनली वो जो मिस्टीरियस पायलट था वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। नेक्स्ट, Why did Anne start writing a diary? बच्चों एन फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू करा ये हमें बताना है। सो बेटा देखो, आप बता सकते हो कि एन के पास लविंग पेरेंट्स थे, है ना, बहुत प्यारे पेरेंट्स थे, कहने को उस पे बहन थी, बहुत सारे दोस्त थे, बट उसका कोई भी सच्चा मित्र, कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। शी हैड नो रियल फ्रेंड, राइट, शी नीडेड समवन टू लिसन टू हर म्यूजिक्स। उसे चाहिए था भाई कि कोई इंसान ना मेरे थॉट्स सुन ले, राइट, कोई इंसान तो ऐसा हो जिसके साथ मैं अपने मन की बोल पाऊं, जिसके साथ मैं अपने थॉट्स को शेयर कर पाऊं, जिसके साथ मैं सारी चीजें बोल पाऊं।
राइट। सो टू शेयर हर सीक्रेट्स एंड टू कन्फाइड मतलब ट्रस्ट, कि जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊं। तो उसे ना ऐसा फ्री किसी के साथ फील नहीं होता था। उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी वो रोजमर्रा की बातें कर पाती थी, ज्यादा क्लोज बातें नहीं कर पाती थी। तो इस सब से उसे लगा कि भाई क्यों ना मैं एक डायरी रख लूं। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल एल्यूसिडेट, यानी कि एक्सप्लेन करो इस लाइन को। ये लाइन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आती है कि अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक पीपल आर नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। यार लोग ना, यहाँ पर क्या लिखा है कि लोग हमेशा इंटरेस्टेड नहीं होते आपकी बातों को सुनने के लिए, है ना। वो कभी इरिटेट हो जाएंगे, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक पेपर है उस पर आप जो चाहो कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो लोगों के पास इतने पेशेंस नहीं होते, बट पेपर के पास बहुत ज्यादा पेशेंस होते हैं। एंड यू कैन गो ऑन राइटिंग व्हाटएवर यू लाइक, और जब तक आपको लिखना है आप लिख सकते हो। पेपर कभी निकल के नहीं बोलेगा वे बस कर कितना लिखेगा, है ना। पेपर कभी ऐसे नहीं बोलेगा। ओके, हाउ डिड एन रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। तो बोला है कि एन अपनी डायरी को क्या बुलाती थी और उसने उसको क्या नाम दिया। तो बच्चों, एन ने अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड बोला कि मेरी एक दोस्त है जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। एंड वो केवल ये नहीं चाहती थी कि मैं केवल फैक्ट्स लिखती रहूं इस डायरी में, बट वो एक डायरी को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती थी, और उसने उसे किटी नाम दिया। Why does Anne want to keep a diary? Anne को आफ्टर ऑल बच्चों डायरी रखनी ही क्यों थी? And why does she feel she can trust a diary more than people? उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो एक डायरी को ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है ना, कि लोगों से ज्यादा ट्रस्ट अगर वो किसी को कर सकती है तो वो बेटा जी एक डायरी है। She wanted to keep a diary because she felt that people change and can't be trusted. उसे क्यों रखना था डायरी? उसे लगता था लोग तो चेंज हो जाते हैं, लोगों पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, राइट। पर डायरी चेंज नहीं होती। तो पेपर डजंट चेंज, मोर ओवर इट पेशेंटली डॉक्यूमेंट वंस एक्सपीरियंसेस, कि आपके जो भी अनुभव हैं आप पेपर में लिख सकते हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। बट इंसान कब चेंज हो जाए बेटा कुछ नहीं पता, राइट। सो डायरी उसके सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखेगी, कॉन्फिडेंशियल रखेगी। नेक्स्ट, ग्रैंडमा हैड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन एन्स हार्ट, एक्सप्लेन। अब एन फ्रैंक अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा अटैच थी, राइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उनका, एक्सप्लेन करो। तो भाई इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार हो गई एंड उन्हें उनका ऑपरेशन कराना पड़ा, और उनकी डेथ हो गई जनवरी 1942 में। एन अपनी ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उन्हें बहुत ज्यादा याद करती थी, इसलिए उसने अपने बर्थडे पर एक सेपरेट कैंडल लगवाया अपनी ग्रैंडमा के लिए। नेक्स्ट, एन को डायरी बच्चों क्यों रखनी थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बार बार बता चुकी हूँ कि भाई भले ही उसके पास फैमिली और फ्रेंड्स थे, बट उसे लोनली फील होता था। देयर वर 30 पर्सन्स, ठीक है, 30 लोग थे बच्चों जिन्हें वो अपना दोस्त बोलती थी, पर वो उनसे केवल ऑर्डिनरी यानी कि आम बातें कर पाती थी, रोजमर्रा की बात करती थी, ठीक है। शी कुडंट शेयर मोस्ट फीलिंग्स, उनसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती थी कि भाई मुझे क्या लगता है, मुझे क्या चाहिए, नहीं कर पाती थी। नॉर कुड शी कन्फाइड इन देम, ना ही वो ट्रस्ट कर पाती थी उन पे, ठीक है। सो इसलिए उसने डायरी रखी कि भाई मैं डायरी को एक फ्रेंड की तरह रखूंगी, एंड उसने उस डायरी को किटी नाम भी दिया। बच्चों, एन ने अपने फर्स्ट एस्से में क्या लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एन फ्रैंक ने जो उसे पनिशमेंट मिली थी मिस्टर कीजिंग के द्वारा, उसने अपने फर्स्ट एस्से में लिखा कि भाई देखो बातें करना तो एक बच्चे का ट्रेट है ना, एक स्टूडेंट ट्रेट है बातें करना, कैरेक्टरिस्टिक है, एक हैबिट है, एक गुण है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं अंडर कंट्रोल बातें करूं, बट ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, यानी कि मुझे मेरी मम्मी से मिला है। मेरी मम्मी भी बातें करती है ना, उनकी मम्मी भी बातें करती है, फिर उनकी मम्मी भी करती थी, तो मुझे ये क्या मिला है? उसमें मिला है, विरासत में मिला है, राइट। सो शी हैड इनहेरिटेड दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं बात ना करूं, पर मुझे तो ये गुण मेरी मम्मी से मिला है, तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। हाउ डिड सेन हेल्प एन फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड एसे? अब जो थर्ड एसे उसने लिखा, जो कि पोम फॉर्म में लिखा था, तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने किस प्रकार मदद करी? तो आप बोलोगे उसने एन फ्रैंक को सजेस्ट करा कि तुम पोम के फॉर्म में लिखो, है ना, यानी कि इस बार एक कविता के फॉर्म में लिखो, और उसने एडवाइस किया कि तुम स्वान का और डकलिंग का एग्जाम्पल डालो, कि जैसे डक क्वैक क्वैक करते हैं वैसी बच्चे बात करते हैं, तो अगर वो क्वैक क्वैक नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? तो वैसे अगर बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो बच्चों बहुत ही ब्यूटीफुल वो कविता निकल कर आई थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाई डिड एन फ्रैंक थिंक दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन द पीपल? तो बच्चों ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ,
उन्हीं को कंबाइन करके ये आंसर लिखा गया। एक बार आप लोग रीड कर लेना, लॉन्ग आंसर टाइप का है। जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई, रियल फ्रेंड नहीं था, कन्फाइड नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती थी, है ना, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो एक बार इसे रीड जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे मैं वैसे भेजूंगी भी, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट इन केस आप लोगों ने नहीं किया है तो। नेक्स्ट है बेटा, एन फ्रैंक ने जो मिस्टर कीजिंग ने पनिशमेंट दी थी उस पर कैसे उसने रेस्पॉन्ड करा। ठीक है, क्या मतलब उसने ऐसा करा या क्या उसने ऐसे में लिखा, ये हमें डालना है। देखो अब आप यहाँ पे शुरू से बताओगे कि मिस्टर कीजिंग कौन है, मैथ्स के टीचर हैं, और वो बच्चों एन फ्रैंक से हमेशा क्या रहते थे, चिड़े हुए रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बातें करती थी, टॉकटिव नेचर था। तो उन्होंने क्या करा, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि एक काम कर, तू ये पकड़ और तू ना एक एस्से लिखियो, किस पे लिखियो, चैटर बॉक्स पे। तो उसने अपने एस्से में क्या लिखा कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, कि भाई बातें करना तो एक बच्चे का गुण है ना, और मैं अपना बेस्ट करूंगी उसे कंट्रोल करने का, पर मैं इसे खत्म नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बातूनी है ना, इनहेरिटेड ट्रेट है। तो मूविंग ऑन फ्रॉम द इनहेरिटेड ट्रेट कैन नॉट बी डन, तो भाई ये अंदरूनी गुण तो नहीं जाएगा। तो भाई जब मिस्टर कीजिंग ने पढ़ा वो बहुत हंसे। जब टीचर ने उसे दूसरा एस्से दिया, इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी कि जिसका कुछ नहीं हो सकता, राइट, तो एन ने क्या बोला, एन ने अपने पोम के थ्रू एक मैसेज दिया अपने टीचर को। टीचर भाई इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए उसकी पोम से कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं एन फ्रैंक को पनिशमेंट नहीं करूंगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है, बच्चों को थोड़ा बात करने भी देना चाहिए, एंड तब से लेकर उन्होंने कभी भी एन फ्रैंक को नहीं, क्या नहीं करा, टोका नहीं। तो इससे बेटा हमें उसके कौन से नेचर की बात पता चलती है कि वो फियरलेस है, डरती नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि ढंग से सोच के करती है। आपको होमवर्क दे दो तो आप कैसे लिखकर ले जाते हो, बड़ा बड़ा, ताकि पेज भर जाए। उसने वो नहीं किया, उसे पेज नहीं भरने थे, उसने अपना दिमाग लगाया वहां पर, राइट। अनबायस्ड अप्रोच एज वेल एज हर क्रिएटिविटी एंड ह्यूमरस अप्रोच टू डील विद द स्ट्रिक्ट टीचर। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ बेटा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पे। व्हाट डू द एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर, या फिर व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो सेम ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई गोवा में सबसे अच्छी चीज क्या है या सबसे ज्यादा फेमस चीज क्या है जो आज भी बच्चों फेमस है। तो आप बोलोगे द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, है ना, उन्हें क्या याद आते हैं, वो अपने पोर्चुगीज डेज, ठीक है। एंड क्योंकि वो अपने साथ क्या लाए थे, ब्रेड, और तब से गोवा में ब्रेड बहुत ही ज्यादा फेमस है। द पोर्चुगीज वर वेरी फेमस फॉर देयर ब्रेड। बच्चों बेकर्स क्या पहना करते थे जब हमारा ऑथर यंग था, ये आपको बताना है। What did the bakers wear when the author was young? So the bakers in the Portuguese days wore a peculiar मतलब क्या होता है मेरी जान, स्ट्रेंज, है ना, एक अजीब से दिखने वाली ड्रेस वो पहना करते थे जिसे क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से कि ड्रेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, कबाई बोलते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक, कबाई क्या है, एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटनों तक आती थी, वो बेकर्स पहना करते थे। और जब ऑथर यंग हो गया था तो बेकर्स ने एक शर्ट और कैप्री पहनना शुरू कर दिया था। कैप्री क्या होता है, ना तो फुल पैंट होती है ना हाफ पैंट होती है, मतलब बीच थोड़ा नी से थोड़ी सी नीचे तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द बेकर अट्रैक्ट द चिल्ड्रन। अब भाई जो बेकर आया करता था वो बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया करता था, देखो, ना तो वो ब्रेड के पीसेस से अट्रैक्ट करता था ना वो जिंगल से, बट वो बच्चों के लिए एक चीज लाता था जिसे बोलते थे ब्रेड बैंगल्स, है ना, स्वीट ब्रेड, वो बच्चों को बहुत पसंद होती थी और इससे बच्चे भगे भगे उसके पास जाते थे। बेकिंग बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। इसके पीछे क्या रीजन दिए, यानी कि उनका ट्रेडिशन है, ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्यों। तो आप लिखोगे नो फेस्टिवल इन गोवा इज कंप्लीट विदाउट बेकरी प्रोडक्ट, कि कोई भी फेस्टिवल जो है, त्योहार जो है बच्चों, गोवा में कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट, अगर वहां पे ब्रेड नहीं है तो बिना बेकरी प्रोडक्ट्स के वो त्योहार नहीं है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, एंगेजमेंट हो, कोई और सेरेमनी हो। तो जो ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड है जिसे बोल बोला जाता है वो दिया जाता है मैरिज गिफ्ट, एज अ मैरिज गिफ्ट, ठीक है। और क्रिसमस पे एक और डिश बनती है बॉलेनास, ठीक है, केक्स भी बनते हैं। किसी भी पार्टी और फीस्ट ब्रेड के बिना पूरी नहीं है। अगर डॉटर की एंगेजमेंट है तो मम्मी सैंडविच बनाएगी, तो ब्रेड बच्चों बहुत ही ज्यादा मेजर वहां पर था। नेक्स्ट,
यहाँ पर लिखा है इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर एक्सप्लेन। अगर कोई भी जैक फ्रूट जैसा दिखता है बाहर से, है ना, अच्छा खासा ताजा, तो उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है। बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड बनाना है ना, गोवा में अच्छा खासा प्रॉस्पेरस बिजनेस है वो, क्योंकि भाई हर त्योहार पे उसकी जरूरत है। तो इसकी वजह से भाई बेकर बहुत अमीर होते थे, उनका खानदान बहुत अमीर होता था। बाहर से देखकर ही बता दोगे खाते पीते खानदान के। ठीक है, सो कोई भी अगर मोटा ताजा है तो बिल्कुल उसे बेकर से कंपेयर कर दिया जाता था। ऑलराइट, तो ये चीज हमें बताती है कि बेकरी वहां पर कितना ज्यादा मशहूर था और ये ट्रेडिशन कितना ज्यादा फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ब्रेड गोवा में इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे पता? तो आप बोलोगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हमें पता, क्योंकि भाई डेली लाइफ में वो ऐसा नहीं है सुबह उठी हमारी तरह ब्रेड बटर ब्रेड जैम खा रहे हैं, बट ब्रेड उनके लिए और ज्यादा मायने रखती है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ओकेजन हो गया, क्रिसमस हो गया, फेस्टिवल हो गया, वेडिंग हो गया, सब पे उन्हें ब्रेड की जरूरत है। उनके ओकेजन्स इनकम्प्लीट हैं विदाउट अ स्पेशल प्रिपरेशन फॉर ईच इवेंट मेड फ्रॉम ब्रेड। नेक्स्ट, बेकिंग को बहुत ही एसेंशियल और प्रॉफिटेबल माना जाता था, यानी कि इस पेशे में बहुत ज्यादा पैसा था। राइट, तो इसके पीछे बच्चों राइटर ने अपने क्या रीजंस दिए हैं ये हमें बताना है। तो आप बोलोगे गोवा भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पोर्चुगीज लोगों से। ठीक है, बेकिंग को बहुत असेंशियल और प्रॉफिटेबल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो पोर्चुगीज लोग थे वो बहुत फेमस थे ब्रेड बनाने के लिए। राइट, तो यहां पर गोवा में भी आप जाओगे तो आपको बेकर्स ऑफ ब्रेड बहुत ज्यादा दिखेंगे, ये उनका खानदानी वर्क है। ठीक है, तो जो विलेजर्स है उन्हें बोल बहुत पसंद है, ये उनका वहां का एक मतलब फेमस डिश आप मान लो। शादियों में अगर ये नहीं होगा, गिफ्ट में अगर आप नहीं दोगे तो नाराजगी हो जाती है, शादी मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि बेकर गांव में बहुत ज्यादा असेंशियल था, जरूरी था। केक्स और बॉलेनास बनाए जाते हैं कहां पर? क्रिसमस पे। याद रखना, बेकर जो था वो अब खाता लिखता था, खाता इतना काम आता था उस पे कि महीने के एंड में वो क्या करता था, अपने बिल कलेक्ट करता था। ठीक है, पेंसिल से ऐसे वॉल्स पे लिखा करता था सबका खाता। तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व यानी भूखे नहीं रहते थे एंड हमेशा खुश रहते थे, हमेशा प्रॉस्पेरस रहते थे। बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल धंधा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कूर्ग कहाँ है और वो कैसी जगह है? वेयर इज कूर्ग, व्हाट टाइप ऑफ अ प्लेस इज इट? तो आप बोलोगे भाई कूर्ग जो है वो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में स्थित है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है और ऐसा लगता है जैसे हेवन, जैसे कि जन्नत का टुकड़ा तोड़ के अपन ले आए हो। नेक्स्ट भैया, कूर्ग को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों बोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि पूरी की पूरी जो सिटी है वो हिल्स से सराउंडेड है। ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स आपको वहां पे देखने मिल जाएंगी और वहां से आपको पूरा कूर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावू पीपल ग्रीक डेसेंट? अब बोला जाता है जो कूर्ग के लोग हैं ना, लोगू बोल रही हूँ, जो कूर्ग के लोग हैं ना बच्चों, वो कहाँ से हैं? मतलब ग्रीक डेसेंट के हैं। राइट, तो क्यों है वो? तो अकॉर्डिंग टू द वन स्टोरी बच्चों ऐसा बोला जाता है कि जो कूर्ग के लोग हैं वो इसलिए ग्रीक साइड से हैं क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी। राइट, एंड वो लोग यहीं सेटल हो गए थे क्योंकि उन्हें इम्प्रैक्टिकल लगा वापस जाना। ठीक है, तो उन्हें लगा यार अब कैसे हम लोग ग्रीस जाएंगे वापस, हम लोग यहीं सेटल हो जाते हैं। एंड दीज पीपल मैरिड लोकल्स एंड इन्होंने लोकल लोगों से यहाँ पे शादी कर ली, इसलिए ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट, Why are the people of Coorg known as the descendant of the Arabs? अब ऐसा भी बोला जाता है कि ये लोग अरब से हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है बच्चों? इनकी ड्रेस की वजह से। ठीक है, एक ब्लैक कोट होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है उसके ऊपर वेस्ट बैंड पे। ठीक है, इसे कूपिया बोलते हैं कूर्ग में, वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस है और ये बिल्कुल अरब में जो कूफिया पहनते हैं ना उसकी तरह लगता है। तो अरब में कूफिया, यहाँ पे कूपिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि शायद यहाँ के लोग अरब डेसेंट से भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ कूर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? तो क्या बोला गया है कि हमेशा कूर्ग के लोगों को भाई बोला जाता है ये बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही करेजियस है। ऐसा क्यों बोला जाता है बच्चों इनके बारे में? क्योंकि दे आर नोन फॉर देयर हाई एनर्जी, करेजियस एंड एडवेंचरस स्पॉट्स। सबसे पहले तो भाई बहुत ही ज्यादा करेजियस इन्हें बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला बोला जाता है, किसी से ये लोग डरते नहीं है, हमेशा हाई एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, अगर आप जाओगे तो आप कर पाओगे, जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया। जो कूर्ग का रेजिमेंट है ना, इसे बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। यहाँ तक कि जो पहला चीफ था ना इंडियन आर्मी का, जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग से ही था।
ठीक है, कूर्ग से ही थे वो भी। तो इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, और आज की डेट में भी जो यहाँ के लोग हैं ना, केवल उन्हें ही अलाउ है कि आप गन रख सकते हो या फायर आर्म रख सकते हो विदाउट हैविंग अ लाइसेंस। ठीक है। Why has Coorg been referred to as a piece of heaven drifted from the kingdom of God? ऐसा क्यों बोला गया बेटा कूर्ग के लिए कि बिल्कुल ये एकदम से स्वर्ग का टुकड़ा हो जैसे? तो कूर्ग इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ स्मॉल पीस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। जाओगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेंगे, हिल्स दिखेंगी, कॉफी प्लांटेशंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो ये सारी चीजें आपको वहां देखने मिलेंगी। तो जो एक नेचुरल सराउंडिंग की फ्रेशनेस होती है ना, वो आप वहां पे फील कर पाओगे। नेक्स्ट भाई बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है कूर्ग के, तो आप बोलोगे भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना बहुत ही ज्यादा है, बहुत तरीके के आपको यहाँ पर जानवर मिल जाएंगे, एलिफेंट्स हो गए, लंगूर हो गए, स्क्वेरल्स हो गए, तरीके के जानवर मिलेंगे। रिवर कावेरी आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, और क्या मिलेगा, लार्ज वाटरफिश महासीर आपको इसमें देखने मिल जाएगी, कॉफी प्लांटेशंस मिल जाएंगी, स्पाइस प्लांटेशंस मिल जाएंगे, राइट। तो बहुत ही ज्यादा वास्ट बायोडाइवर्सिटी है बेटा किसका, कूर्ग का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट मेड राजवीर अमेज्ड ऑन द वे। तो आप बोलोगे बेटा सबसे पहले राजवीर फाउंड द व्यू आउटसाइड द ट्रेन स्प्लेंडेड एंड आई कैचिंग विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। ठीक है, क्या बोला है, राजवीर इतना एक्साइटेड क्यों था टी गार्डन देखने के लिए, या राजवीर इतना ज्यादा शॉक में क्यों हो गया जब वो रास्ते में जा रहा था, मतलब इतना हैरान क्यों था, क्योंकि बच्चों उसने ट्रेन से बाहर क्या देखा, बहुत सारी ग्रीनरी देखी। ठीक है, पहली बार वो असम जा रहा था एंड बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड था, मतलब टी गार्डन्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ठीक है, तो उसने जब बाहर देखा कि भाई कितने सारे हरियाली है, कितने सारे टी गार्डन्स है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसको आने लगा। नेक्स्ट, व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों लिखा है कि कौन सी कहानियां चैप्टर में बताई गई हैं कि टी के लिए मतलब टी का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से ये जो चाय है ये उत्पन्न हुई। तो आपको पता है भाई अकॉर्डिंग टू द चाइनीज स्टोरी, अगर हम एक चाइनीज स्टोरी की बात करते हैं तो क्या हुआ था कि भाई few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water and gave a delicious flavor। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक बार की बात है, पानी बॉईल हो रहा होता है और उसमें से कुछ पत्तियां गिर जाती हैं पौधे उसमें पॉट में, और जब उसको पिया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है और बोला जाता है कि भाई ये चाय की पत्ती है, तो वहां से ओरिजिनेट हुई। या अगर हम इंडियन स्टोरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बौद्धि धर्म ये क्या करते थे, ये भाई भगवान को बहुत ज्यादा मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। तो एक बार इन्हें नींद आ गई और इनका ध्यान टूट गया, तो इन्होंने अपनी आईलिड्स काट के फेंक दी और जहां जहां फेंकी वहां से ये टी गार्डन मतलब ये टी प्लांट्स उगने लगे। और जब इनको पिया गया है ना, पानी में मिलाकर एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इसका यूज किया जाता था, एज अ मेडिसिन पहले यूज किया जाता था, जब इसको पिया गया तो नींद गायब हो गई। ठीक है, तो एक स्टोरी ये है कि भाई तब वहां से टी का ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगेन बच्चों सेम ही है कि इंडियन स्टोरी क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताई, तो आप इसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं बच्चों मिचबिल द ऑटर पे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के हाफ ईयरली में ये है वो इन क्वेश्चंस को ऑफ कोर्स देख सकते हैं। लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिचबिल टू द बाथरूम, व्हाट डिड मिचबिल डू 2 days आफ्टर दैट। भाई क्या हुआ जब मैक्सवेल मिचबिल को बाथरूम में लेकर गया और मिचबिल ने उसके 2 दिन बाद क्या करा, ये आपको बताना है। सो भाई जब मैक्सवेल मिचबिल को बाथरूम लेकर गया वो तो भाई पागल ही हो गया, क्योंकि ऑटर्स को, ऊदबिलाव को पानी बड़ा पसंद है ना। तो वो वहां पे आधे घंटे तक रहा, उसमें रोल हो रहा है, उसमें डुबकियां लगा रहा है, उसमें कूद रहा है, और 2 दिन के बाद वो खुद ही चला गया, खुद ही वहां पे चला गया और खुद ही टैप खोलने की कोशिश कर रहा है एंड वो बहुत ही ज्यादा वाटर से खुश है। भाई मिचबिल का कौन सी ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो मैक्सवेल को पता चली जब वो उसे बाथरूम में लेकर गया। तो बच्चों जैसे ही मिचबिल को वो बाथरूम में लेकर गया, आफ्टर टेकिंग मिचबिल टू द बाथरूम, मैक्सवेल विटनेस्ड मिचबिल बीइंग ऑलमोस्ट मैड विद एक्साइटमेंट। उसने देखा भाई ये तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, ये तो एकदम पागल ही हो गया एक्साइटमेंट से, राइट। सो उसने क्या करा, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन वाटर, स्प्लैशिंग वाटर ऑल अराउंड, इट शोज हिज लव फॉर वाटर एज मार्शेस एंड वेटलैंड्स आर देयर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट, ऑल राइट,
What is the most common characteristics of an otter? बच्चों सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक ऑटर का, ये आप बच्चों को बताना है। तो आप बोलोगे भाई जो ऑटर्स है उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद है, दे लव टू प्लंज एंड रोल इन वाटर। नेक्स्ट, ही प्लेड इन वाटर लाइक अ हिप्पो। नेक्स्ट भाई पहले पहले वो अलूफ मतलब अकेले रहते हैं, है ना, पहले पहले वो ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं आपसे, बट उसके बाद वो अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, रेस्पॉन्ड करने लगते हैं जैसे ही आप उनका नाम पुकारोगे, राइट। एंड लव प्लेइंग गेम, और उन्हें गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, पिंग पोंग बॉल से खिला लो, मार्बल से खिला लो, तो गेम्स खेलना उन्हें बहुत पसंद है। नेक्स्ट, व्हाट गेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट मिचबिल? तो लंदन के लोगों ने जो समझ नहीं पाते थे किस प्रकार का पेट है, क्या क्या बच्चों अंदाजा लगाया ये बताओ। तो भाई बहुत अलग अलग टाइप के लोग, कुछ उसे बेबी सील बोल रहे हैं, कुछ उसे घिलैरी बोल रहे हैं, कुछ हिप्पो बोल रहे हैं, कुछ बियर बोल रहे हैं, तो कुछ लेपर्ड भी बोल रहे हैं। तो लोग गैस ही नहीं कर पा रहे कि ये एक्चुअल में क्या जानवर है। ऑल राइट, तो बच्चों मिचबिल ने कौन सा गेम इन्वेंट करा? तो आप बोलोगे मिचबिल एंजॉयड प्लेइंग विद मार्बल्स व्हाइल लाइंग ऑन इट्स बैक। ऐसे लेट करना उसे मार्बल से खेलना बहुत पसंद था, ठीक है, तो वो क्या करता, अपनी बेली पे अपने पेट पे रख के मार्बल्स को ऊपर से नीचे रोल करता रहता। नेक्स्ट, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? तो बच्चों जब मैक्सवेल ऑटर को लेकर घर आ रहा था तो उसने उसे बॉक्स में कैसे डाला, क्यों डाला? एंड व्हाट डू यू थिंक हाउ ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? और उसे कैसा लग रहा होगा ये करते हुए? तो आप बोलोगे उसने बॉक्स में इसलिए डाला बिकॉज वो बसरा से कहाँ आ रहा था, इंग्लैंड आ रहा था, एंड उसे बोला गया था कि आप अपने पेट को बॉक्स में डालो। तो उसने सोचा चलो मैं थोड़ी देर पहले डाल देता हूँ ताकि ही गेट यूज टू इट, और उसे बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था ऑटर को बॉक्स में डालते हुए, ढक्कन बंद करते हुए, राइट, क्योंकि ऑटर बार बार ही बाहर आने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज नॉट लाइकिंग इट। और ऑटर ने क्या करा था, टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, अंदर से बॉक्स को फाड़ भी दिया था जिसकी वजह से उसको खुद को चोट लग गई थी। ऑल राइट, नेक्स्ट, हाउ डिड द ऑटर बिहेव इन द बिगिनिंग, हाउ डिड ही बिकेम फेमिलियर विद द ऑथर? तो भाई बिगिनिंग में ऑटर ने कैसा बिहेव करा? आप बोलोगे भाई ना तो वो हॉस्टाइल था, ना उसने हमला वगैरह किया, ना वो फ्रेंडली था, कुछ भी नहीं था, वो अपना अलग अलग ही था, राइट, अलूफ था, बिल्कुल अलग रह रहा था, नीचे फ्लोर पे सो रहा था ना ऑथर के बेड के पास। बट धीरे धीरे वो अपने सराउंडिंग से और ऑथर से फेमिलियर हो गया, जानने लगा, पहचानने लगा, राइट। तो ऑथर के बेड पर आकर सो गया वो, उसके पास, उसकी नीज के पास, और फिर वो धीरे धीरे और ज्यादा फ्रेंडली होने लगा। जब भी वो ट्रबल में होता फटाफट से ऑथर के पास चला जाता फॉर प्रोटेक्शन। तो व्हेन ही वाज इंडोर्स, जब वो घर के अंदर होता तो वो अपना ज्यादा टाइम खेलने में ही लगाता। ही इवन एस्केप टू द बाथरूम, अपने आप बाथरूम में भी चला जाता, नल भी खोल लेता और फिर अपना वाटर से खेलता रहता। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट है उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, ये सारे चैप्टर के, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज फ्रॉम द डायरी, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिचबिल द ऑटर, इसके क्वेश्चन बेटा जी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे, ठीक है। सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हम लोग कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं एक बार ये देख लो। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो टोटल 5 चैप्टर बेटा हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है बच्चों ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। व्हाट वाज ट्रिकीज कंडीशन व्हेन मिसेस पम्फ्रेज रिकलेक्टेड हिम? तो जब मिसेस पम्फ्रे उसे दोबारा रिकलेक्ट करने आई तब ट्रिकी की सिचुएशन क्या थी ये बच्चों हमें बताना है। तो यार तब तो ट्रिकी अच्छा खासा हो गया था, मोटा ताजा एकदम से, मोटा ताजा इन द सेंस नॉट के पहले जैसे मोटा ताजा, मतलब सेहतमंद हो गया था, राइट। सो ट्रिकीज ईयर्स वर फ्लैपिंग, हिज टेल वाज वेविंग, he had been transformed, वो पूरा का पूरा बच्चों बदल चुका था, एक हार्ड मसल्ड एनिमल वो बन चुका था, राइट। उसका जो चेस्ट है दैट वाज ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ही वाज, मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि एक ऐसा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट जिसे कोई देखना पसंद तक नहीं कर रहा था, अब वो पूरा क्या बन चुका था, एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। उसे पता था कि भाई अब कैसे जो बाकी के डॉग्स हैं उनकी तरह बिहेव करना होता है, या फिर कैसे दौड़ना होता है, कैसे अपने खाने का शेयर लेना होता है, ये सब उसने सर्जरी में रहकर सीखा होता है। बाकी के डॉग्स भी अब उसकी कंपनी को बच्चों कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे थे।
नेक्स्ट कि मिसेस पंफ्रे और जो उसके सर्वेंट थे उन्होंने कैसा बिहेव किया जब ट्रिकी को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। तो भाई पूरे के पूरे स्टाफ को बच्चों जगा दिया गया, मेड्स को बोला गया बाहर जाओ, अंदर आओ, ये लाओ, वो लाओ, राइट। कोई उसका डे बेड ला रहा है, कोई उसका नाइट बेड ला रहा है, कोई कुशन ला रहा है, कोई टॉयज ला रहा है, सारे के सारे लोग आंसू में हैं और मिसेस पंफ्रे तो चिल्ला चिल्ला कर रो रही हैं, डेस्परेट क्राई व्हेन ट्रिकी वाज सेंट टू सर्जरी। नेक्स्ट बच्चों, ट्रिकी को क्या बीमारी थी, ठीक है, और मिसेस पंफ्रे को किस प्रकार चिंता हो रही थी उसकी। सो भाई मिसेस पंफ्रे का एक डॉग था ट्रिकी, इनडायरेक्टली बच्चों वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी उसकी बीमारी के लिए, है ना। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स इलनेस। क्यों? शी गेव हिम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, क्योंकि वो उसे खाना तो देती बट उसके बीच में ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देती रहती। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? उन्हीं की गलती है, राइट। He was not given any physical exercise, उसके ऊपर से उसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं देती, तो लाड प्यार ने उसे क्या कर दिया था, बीमार कर दिया था। तो उनका डॉग बच्चों बीमार पड़ गया, उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिसेस पंफ्रे बहुत ज्यादा चिंता में हो गई और उन्होंने फिर डॉक्टर हीरियट को कॉल किया। नेक्स्ट, डॉक्टर हीरियट इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे कि मेरे पास कॉल आएगा ही? जब डॉक्टर हीरियट ने उसे पहली बार देखा तो वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो गए कि अरे कॉल तो आना ही आना है, ट्रिकी तो हॉस्पिटलाइज होना ही होना है। क्योंकि बच्चों पहली बार जब उन्होंने देखा तो ही वॉज वेरी मच शॉक टू सी द ट्रिकीज कंडीशन, कि ये ट्रिकी की हालत क्या बन रखी है, राइट। उन्हें पता था कि भाई ये बहुत जल्द हॉस्पिटल में आएगा, क्योंकि भाई इतना मोटा हो गया, इससे चला भी नहीं जा रहा, राइट। He had become hugely fat like a bloated sausage. मीट की तरह ये दिख रहा है, इसकी जो जीभ है वो बाहर आ रही है। सो बिल्कुल भी इसकी सही हालत उस वक्त नहीं थी। नेक्स्ट, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे बच्चों मिसेस पंफ्रे का बिहेवियर, ये आपको बताना है। तो भाई आप बोलोगे मिसेस पंफ्रे ने बहुत ही ज्यादा बचकाना बिहेव किया, सिली बिहेव किया। प्यार सही है बट जरूरत से ज्यादा प्यार भी मार देता है, राइट। बहुत ही थॉटलेस मैनर में उन्होंने बिहेव किया ट्रिकी के साथ। इनडायरेक्टली वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी बेटा उसकी इल हेल्थ के लिए, टोटल वेस्ट ऑफ मनी था जो वो कर रही थी। बट ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कॉमन है अमंग रिच पीपल, इट इज अ जनरल प्रॉब्लम ऑफ दोज हु लिव अलोन। नेक्स्ट, क्या सजेशंस दिए गए बच्चों डॉक्टर हीरियट के द्वारा इनिशियल स्टेज पे, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले ही डॉक्टर हीरियट ने क्या क्या सजेशंस दे दिए थे। तो डॉक्टर हीरियट ने सजेस्ट करा मिसेस पंफ्रे को टू कट डाउन मतलब रिड्यूस कर दो भाई, या कम कर दो। उसकी जो स्वीट थिंग्स जो तुम उसे देती हो वो उसे मार देंगी, उसे तुम कम कर दो, कोई एक्स्ट्रा फूड मत दो और उसको फिजिकल एक्सरसाइज करवाओ और उसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो। तो ये सारे सजेशंस मिस्टर हीरियट ने बहुत पहले ही उन्हें दे दिए थे। नेक्स्ट, मिस्टर हीरियट इतने ज्यादा टेम्पटेड क्यों थे कि भाई इसको तो एज अ परमानेंट गेस्ट ही रख लेते हैं, भाई इतना खाने को भेजेगी तो कोई भी हो जाएगा, किसी को भी लालच आ जाएगा। तो बच्चों आप बोलोगे मिसेस पंफ्रे उसके लिए बहुत सारी चीजें भिजवाती थी, अंडे हो गए, वाइन, ब्रांडी, राइट। बट ट्रिकी को तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रिकी यहाँ पर राजा नहीं है, उसे यहाँ पर कुत्तों की तरह ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, राइट। सो नथिंग वाज गिवन टू ट्रिकी, ऑल द थिंग्स वर कंज्यूम्ड बाय द डॉक्टर, वो खुद ही खा पी रहे, ठीक है, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल। हेंस मिस्टर हीरियट वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि परमानेंटली रख लेते हैं, चीजें आती रहेंगी और हम लोग मस्त खाते रहेंगे। हाउ डिड द वेट क्योर ट्रिकी ऑफ हिज एलिमेंट? क्या इलाज दिया गया? क्या उसको इंजेक्शन लगवाए, उसका ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ ऐसा किया गया? नहीं। आप बोलोगे उसे वार्म बॉक्स में रखा, नंबर 1, बहुत सारा पानी दिया, नंबर 2, ठीक है, उसे फ्रीली वॉक करवाया गया, इधर से उधर भगवाया गया, बाकी डॉग्स के साथ लड़वाया गया, है ना। तो ही वाज सर्व्ड फूड बट ही हैड टू जॉसल विद द बिगर डॉग्स, कि भाई अपने शेयर के लिए खुद लड़, जिससे कि उसकी बॉडी को जो फिजिकल एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो रही थी, राइट। उसने भागना शुरू करा, खेलना शुरू करा, फाइट करना शुरू करा, एंड सून वो एक हेल्दी गोल्डन सिल्की डॉग में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट बेटा, लेसन के एंड में मिसेस पंफ्रे ने बोला दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि भाई मिसेस पंफ्रे का जो डॉग था ट्रिकी वो बीमार पड़ चुका था, है ना, और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, राइट, डॉक्टर हीरियट के हॉस्पिटल में, जहां पर उसे बहुत सारा पानी, एक्सरसाइज दिया गया ट्रिकी को रिकवर करने के लिए। तो जब मिसेस पंफ्रे वापस गई टू कलेक्ट हिम, ट्रिकी ने क्या करा, एकदम से उनकी गोद में जाके जंप कर लिया एंड ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस। तो वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, ओवरवेल्म हो गई उसे पूरा रिकवर देखकर। एंड तब मिसेस पंफ्रे ने क्या बोला कि भाई ये जीत है, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है बच्चे पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट, व्हाट डिड हरी सिंह से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरी सिंह थीफ स्टोरी का क्वेश्चन है कि जो हरी सिंह है वो अलग अलग रिएक्शंस के बारे में क्या बोलता है कि भाई जब लोगों को उनके घर पे चोरी हो जाती है ना, लूट लिया जाता है, तो हर अलग लोगों का क्या एक तरीके से रिएक्शन होता है। तो आप बोलोगे भाई हरी सिंह बोलता है कि जब चोरी होती है व्हेन रॉब्ड, तो जो ग्रीडी मैन है वो तो डर दिखाएगा, जो लालची है उसके चेहरे पे डर दिखेगा अगर चोरी होगी तो, जो अमीर है उसके चेहरे पे एंगर गुस्सा दिखेगा, जो पुअर है उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखेगा कि भाई वो एक्सेप्ट कर लेगा मेरी बुरी किस्मत है, हो गई चोरी क्या करूं। एक जो केयरलेस आदमी है उसे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो नोटिस भी नहीं करेगा। पर अनिल जैसा आदमी अगर आप उसके यहाँ चोरी करोगे ना तो वो सैड होगा, इसलिए सैड नहीं होगा उसके यहाँ चोरी हो गई, पर वो सैड होगा लॉस ऑफ ट्रस्ट पे कि आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन विच क्वेर यानी कि कौन से अतरंगी, कौन से स्ट्रेंज से तरीके से जो अनिल था ही वॉज मेकिंग अ लिविंग, यानी कि वो कैसे पैसे कमाता था, ये हमें बताना है। भाई वो पैसों को बोरो करता, पर जैसे ही उसे पैसे मिलते वो अपना लोन जो था वो चुका देता, और वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। He lived life according to the flow of money। वो कैसे जीता, जैसे जैसे उस पे पैसे आते वो वैसे ही अपने आप को ढाल लेता। अगर पैसे होते तो जाके पार्टी कर लेता, पैसे नहीं होते तो फिर अपने एक्सपेंसेस को वो ऑटोमेटिकली बच्चों कम कर देता। हरी सिंह चाहता तो ट्रेन पकड़ सकता था, बट उसने ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी। तो हरी सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है बेटा, जानबूझ के। उसने ट्रेन जानबूझ के नहीं पकड़ी, क्यों? क्योंकि उसकी जो अंतरात्मा थी ना उसने अलाउ नहीं किया, उसने बोला नहीं ये तू गलत कर रहा है। उसे डर था, है ना, जिंदगी में पहली बार के मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं अनिल का भरोसा तोड़ रहा हूं। सो उसे लगा कि अनिल को बुरा लगेगा फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि अनिल ने मुझ पे बहुत ट्रस्ट दिखाया, इतना ट्रस्ट मुझ पे कभी किसी ने नहीं दिखाया, और साथ में ही मुझे एक चांस मिल रहा है लर्न करने का, है ना। अगर मैं पढ़ लेता हूं, एक एजुकेटेड आदमी बन जाता हूं, तो यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं लाइफ में, राइट मैं तो बहुत पैसे कमा सकता हूं, ये कुछ पैसों का मैं क्या करूंगा। तो ये बात सोचकर भी बच्चों वो रुक गया, हिज इनर सेल्फ वाज ट्रांसफॉर्म, वो अंदर से बदल चुका था। नेक्स्ट, हाउ डिड अनिल कम टू नो दैट हरी सिंह हैड रन अवे विद हिज मनी। अनिल को कैसे पता लगा होगा। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है अनिल रात में जगा हो और उसने देख लिया हो कि ना तो घर पर हरी सिंह है ना मेरे पास पैसे हैं। दूसरा ये भी है कि उसने सुबह वेट नोट्स, जो गीले नोट्स थे उन्हीं में से पैसे दिए थे, तो कहीं ना कहीं उसे पता तो चले गया होगा कि नोट कैसे गीले हुए, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डिड हरी सिंह जो चोर था वो एक एजुकेटेड आदमी क्यों बनना चाहता था, और उसमें उसकी किसने मदद करी। तो आप बेटा लिख सकते हो हरी सिंह एक एजुकेटेड आदमी इसलिए बनना चाहता था बिकॉज एक जो एजुकेटेड आदमी होता है वो अर्न कर सकता है ना, और अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकता है। अगर कभी पैसे लाइफ से चले भी जाए ना तो आपकी एजुकेशन आपको कुछ ना कुछ करवाई देती है। तो अनिल उसकी मदद कर रहा था विद दिस वर्क, ही स्टार्टेड गिविंग हिम लेसन्स इन इंग्लिश। व्हाई वाज हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल, बिकॉज अनिल टॉट हिम टू रीड। अनिल उसको पढ़ाता लिखाता, पूरे सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, नंबर्स कैसे ऐड करने हैं, खाना कैसे बनाना है, सारी चीजें वो उसको सिखा रहा था, जिससे कि वो एक एजुकेटेड आदमी बन जाता और अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर पाता। नेक्स्ट, अनिल्स लार्ज हार्टेडनेस ट्रांसफॉर्म हरी सिंह कंप्लीटली कॉमेंट। भाई अनिल की वजह से हरी सिंह कैसे कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हमें बताना है। भाई देखो अनिल कन्वेंशनल व्यूज में बिलीव नहीं करता, है ना, तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हरी के लिए, वो ऐसे तकियानुसी बातों पे बात नहीं, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देता, राइट। तो अनिल को पता था कि हरी में आदत है पैसे चुराने की, बट उसने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, राइट। कभी उस चीज के लिए उसे डांटा नहीं, ठीक है, कभी उसके मन में रिवेंज, बदले की भावना या गुस्से की भावना नहीं आई, क्योंकि उसे लगता था कि अनिल जो है और जो हरी सिंह है वो ऑटोमेटिकली चेंज जरूर होगा, राइट। जो हरी था बच्चों, he was also touched by Anil's forgive and forget attitude, कि यार कुछ भी हो जाए ये मुझे कुछ बोलता ही नहीं है, राइट। सो अमंग अनिल्स मेनी एक्शंस, मतलब एक तरीके से आप ये लगा लो कि जो हमारा हरी सिंह है बच्चों, ठीक है, जो सबसे बड़ा एक दरिया दिली अगर आप बोलो जो अनिल ने दिखाया वो था कि जब इसने एक्चुअल में पैसे चुरा के वापस आया तब भी इसको अपना लिया और पुलिस को इसको नहीं दिया, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि भाई अनिल का दिल बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से ही हरी सिंह में एक मेजर चेंज आया। तो अनिल के काइंड नेचर की वजह से, कंपैशन की वजह से, है ना, उसकी सारी चीजों की वजह से ही हरी सिंह आज चेंज हो पाया। नेक्स्ट,
कौन सी ऐसी ग्रेट क्वालिटीज हैं जिससे ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट कहा जा सकता है? What great qualities made Ausible a secret, successful secret agent? So बच्चों, ऑसिबल जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या क्वालिटीज थी? भले ही उसका दिखावा ना हो सीक्रेट एजेंट्स वाला, ठीक है, पर वो बहुत अलर्ट रहता था, बहुत ही रिसोर्सफुल था, दिमाग वाला था, कूल हेडेड पर्सन था, शांत रहता था, पेशेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा था उसमें, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा था। ही वॉज एन अमेरिकन एंड कुड ऑल्सो स्पीक जर्मन एंड फ्रेंच। नेक्स्ट, Why was Fowler disappointed on seeing Ausible? जैसे ही फॉलर ने ऑसिबल को देखा तो वो डिसअपॉइंट क्यों हो गया? हमारा जो रोमांटिक राइटर था वो डिसअपॉइंट क्यों हो गया? बिकॉज बच्चों, अनलाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स ही वॉज फैट एंड स्लोपी। दूसरे सीक्रेट एजेंट्स की इमेज क्या है हमारे दिमाग में? लंबे, टॉल, हैंडसम, सीक्रेटिव। बट यहाँ पर ये तो मोटा है, स्लोपी है, अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है, कुछ है ही नहीं, कुछ मजा ही नहीं है इसके अंदर, राइट? ही वॉज नॉट एट ऑल फ्लैशी और रोमांटिक लाइक अदर एजेंट्स, कोई थ्रिल ही नहीं है, तो इसीलिए फॉलर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। मैक्स कौन था और ऑसिबल ने बच्चों अपना पीछा मैक्स से कैसे छुड़वाया? सो मैक्स वॉज अ सीक्रेट एजेंट हु केम फॉर सीक्रेट पेपर्स ऑन मिसाइल। मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था जो क्यों आया था यहाँ पर? वो आया था एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेने, वो रिपोर्ट थी मिसाइल्स के ऊपर। ऑसिबल ने उसे मजा कैसे चखाया? एक फॉल्स स्टोरी बनाकर, एक झूठी स्टोरी बनाकर कि भाई मेरे दरवाजे पर तो पुलिस है और नीचे बालकनी है ना। ये दोनों चीजें उसने ऐसे उसके दिमाग के अंदर डाल दी कि भाई पुलिस आई है मेरी सिक्योरिटी के लिए, कि कोई आकर कुछ कर तो नहीं रहा इंपॉर्टेंट पेपर्स को, है ना। बालकनी के लिए स्टोरी बना दी। सो मैक्स ट्राइड टू एस्केप थ्रू इट एंड डाइड। और मैक्स ने कोशिश करी बालकनी के थ्रू जंप करने की, क्योंकि कोई बालकनी थी ही नहीं। ही जंप्ड एंड ही डाइड। Next, why did Max jump out of the window of Ausible's room and why did he scream loudly? बच्चों, मैक्स ने ऑसिबल की विंडो से जंप क्यों करा और जंप करने के बाद वो इतनी तेज की चिल्लाया क्यों? तो आप बोलोगे भाई मैक्स जो था वो पुलिस से बहुत ज्यादा डर गया था, he was frightened, right? And besides वो कन्विंस भी हो चुका था बिना देखे कि विंडो के नीचे एक बालकनी है। तो टू एस्केप, वहां से भागने के लिए ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने विंडो से बाहर जंप किया। देयर वाज नो बालकनी, क्योंकि कोई बालकनी नहीं थी। ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया एकदम से ग्राउंड पे, एंड क्योंकि नीचे गिरेगा तो चीख तो निकलेगी, एंड ही डाइड। मैक्स ने भागने की कोशिश कैसे करी एंड उसे क्या हुआ? तो आप बोलोगे मैक्स वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ ऑन द बालकनी। मैक्स ने खुद को बालकनी पे छुपाने की कोशिश करी। उसने अपना एक पैर विंडो से बाहर निकाला और बिना देखे ही नीचे जंप कर दिया। He dropped to the balcony, screamed loudly and died because in reality there was no balcony. Next, what was Fowler's perception about a secret agent? फाउलर के दिमाग में क्या नजरिया था, क्या परसेप्शन था सीक्रेट एजेंट्स को लेकर? तो उसके दिमाग में एक रोमांटिक परसेप्शन था। उसे लगता था कि सीक्रेट एजेंट लंबा होगा, हैंडसम होगा, वो कोई डेंजरस सिचुएशन से डील कर रहा होगा, जैसे कि मूवीज में होता है, डिशुम डिशुम मार रहे होते हैं। उसकी लाइफ में पूरा का पूरा बच्चों थ्रिल होगा, एक्शन होगा, है ना। उसे मिस्टीरियस ब्यूटीफुल वुमेन से मैसेजेस मिलेंगे और मिस्टीरियस फिगर्स से वो सराउंड होगा। तो ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में बेटा जी कहीं ना कहीं सोच के आया था। नेक्स्ट, द बालकनी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। हाउ? कि बालकनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा स्टोरी में, कैसे? या फिर यही क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि हाउ डिड द रोल ऑफ द बालकनी बिकेम सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। कैसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है कि भाई जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो इंपॉर्टेंस है बच्चों बालकनी की, वो बहुत ही क्लियर है कहानी में, क्योंकि कोई बालकनी है ही नहीं, है ना। ये बस एक स्ट्रैटेजी है जो कि ऑसिबल ने यूज करी मैक्स को हराने के लिए। ऑसिबल ने बालकनी वाली कहानी बनाई जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, टू ड्यूप मैक्स एंड द पुलिस। मैक्स थॉट बालकनी एज अ मींस टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। नेक्स्ट, भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है गन से। ये कैसे ट्रू है स्टोरी में? यानी कि बच्चों मैक्स के पास गन थी बट ऑसिबल के पास कोई गन नहीं थी, फिर भी मैक्स मारा गया। कैसे? क्योंकि ऑसिबल के पास दिमाग था, ऑसिबल के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड था, राइट। तो यही चीज आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर में बच्चों पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी है कि भाई ये गुड स्पाई क्या होता है। उसे हैंडसम होने की जरूरत नहीं है, अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ अगर है तो ये एक एडवांटेज है, बट ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। सीक्रेट एजेंट्स को क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है,
और सीक्रेट एजेंट्स में दिमाग होना चाहिए, राइट? तो आप पूरी की पूरी स्टोरी बच्चों यहाँ पे फिर से बता दोगे जैसे कि मैंने बताया है, एंड लास्ट में लिख दोगे ही वन ओवर द क्रिटिकल सिचुएशन बाय हिज प्रेजेंस ऑफ। एक बार इसे रीड जरूर से कर लेना। नेक्स्ट, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest. Is this an apt description of Horace? If yes, why? अब यहाँ पे बच्चों Horace Denby है ना, इसको बोला जाता है कि अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, बट ऑनेस्ट नहीं था। आपको क्या लगता है? भाई हमें भी यही लगता है, बिकॉज उसे एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी, सो ही स्टोल वंस अ ईयर। वो साल में एक बारी चोरी तो करता ही था। वो एग्रेसिव नहीं था बाय नेचर, सबमिसिव ही था, जैसे कि हम लेडी वाले केस में भी देख सकते हैं। सबमिसिव मतलब दब जाता था, कि वो लेडी आई तो दब गया, अपने आप ही सब कर दिया उसने, राइट? तो वो ऑनेस्ट नहीं था क्योंकि वो चोरी तो करता था। ठीक है, नेक्स्ट, What was Horace Denby's hobby? भाई इसकी हॉबी क्या थी और वो उस हॉबी को बच्चों पूरा किस प्रकार करता था? तो आप बोलोगे Horace Denby was not an ordinary thief, ये कोई आम चोर नहीं है। उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद है, क्योंकि बुक्स रेयर हैं तो वो महंगी मिलती हैं, उसे वो बुक्स पसंद है। उन बुक्स को खरीदने के लिए वो साल में एक बारी एक तिजोरी जरूर लूटता था, एंड सीक्रेट एजेंट्स के थ्रू वो बुक्स को मंगवाता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, तो वो हर साल एक चोरी का मस्त प्लान बनाता था और उसे ही फॉलो करता था। हाउ डिड डैनबी प्रिपेयर फॉर द रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज? अब उसने यहाँ पर शॉर्टओवर ग्रेंज में जो चोरी करनी थी उसके लिए कैसे प्रिपेयर करा? तो डैनबी स्टडीड द कंप्लीट सिचुएशन, उसने घर के बारे में पढ़ा, पूरा मैगजीन में छपा हुआ था। इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ से है, रास्ते क्या हैं, गार्डन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी फैमिली के बारे में। उसे सारे सर्वेंट्स के मूवमेंट भी पता था और हमेशा वो अपने टूल रेडी रखता था कि जैसे ही उसे जिस दिन भी मौका मिलेगा उसी दिन वो चोरी कर लेगा। नेक्स्ट, हु रॉब्ड शॉर्टओवर ग्रेंज, हुम डिड द पुलिस अरेस्ट एंड व्हाई? चोरी किसने करी, अरेस्ट कौन हुआ और क्यों? एक्चुअली बच्चों लेडी इन रेड थी जिसने चोरी करी थी, बट अरेस्ट हो गया था डेनबी क्योंकि हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करने के चक्कर में सारी जगह अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे। नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द ओनर ऑफ द हाउस आस्क्ड हिम टू डू, किसी ने उसका यकीन नहीं किया जब उसने बोला भाई मुझे ओनर ने ही बोला था। बच्चों अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखना है तो 10th की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल के ऊपर, आप लोग देख सकते हो इजीली। तो किसी भी बच्चे को कोई भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, सारे चैप्टर्स का वन शॉट मैंने क्वेश्चन आंसर्स के साथ डाला हुआ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आप लोग देख सकते हो। टेलीग्राम पे नोट्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, Horace Denby was interested in books, not in the painting. Why? उसे लगा एक बार को यार पेंटिंग ही कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, है ना, जब वो गया था शॉर्टओवर ग्रेंज। बट देन ही सेड कि नहीं यार बुक्स ही काफी। ऐसा उसने क्यों बोला? उसे शौक था रेयर टाइप ऑफ बुक्स का। एक क्षण के लिए उसे लगा यार पेंटिंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ, बट उसे लगा कि मेरा तो छोटा घर है, आई हैव अ स्मॉल हाउस, तो उसमें पेंटिंग्स आएंगी नहीं, तो इसलिए बुक्स ही काफी है। हॉरेस स्नीज्ड, उसे छींक आई। ऐसा क्यों आई बच्चों? क्योंकि उसे एलर्जी थी, उसे हे फीवर था, है ना, यानी कि अटैक्स आते थे हे फीवर के, एलर्जी होती थी इसलिए वो छींकता था। तो कमरे में एक बिग बाउल ऑफ फ्लावर्स पड़ा था जिससे कि उसको छींक पे छींक आए जा रही थी। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन हॉरेस डेनबी रॉब्ड एट शॉर्टओवर ग्रेंज? क्या गलत हो गया ये आपको बताना है ना। तो जब भाई हॉरेस डेनबी शॉर्टओवर ग्रेंज में चोरी कर रहा था तो गलत क्या हो गया? सब सही तो जा रहा था। तो आप बोलोगे भाई एक लेडी आई, द लेडी इन रेड केम एंड उसने अनाउंस किया दैट शी वाज द ओनर ऑफ द हाउस, एंड बिकॉज शी वाज सो कॉन्फिडेंट, है ना, उसकी अपीयरेंस ही ऐसी थी कि वो भी पागल बन गया, वो भी फूल्ड हो गया। उसे लगा कि हाँ यार यही लेडी ऑफ द हाउस है, तो उसने इसको बोला कि मैं लॉक भूल गई हूँ, तुम मेरे लिए तिजोरी खोल दो, मुझे सारे गहने दे दो। हॉरेस ने क्या करा, बिना एक्साइटमेंट मतलब बिना डरे एक्साइटमेंट में आके सारे गहने उसे दे दिए। वहां से आ गया कि शुक्र है मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, बट एक्चुअल में वो दूसरी चोर थी जो उससे सारे गहने ले गई। सो हॉरेस लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर देयर, हेंस ही वाज अरेस्टेड। डिस्क्राइब द लेडी इन रेड। शी वाज यंग एंड स्मार्ट थीफ, वो भी चोर थी। शी वाज वेरी ग्रेसफुल, रिसोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव। She spoke to Horace in authoritative voice. ऐसे बात कर रही है जैसे खुद ही वहां की मालकिन हो, राइट। बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत आसानी से डेनबी को बेवकूफ बना गई। केवल शॉर्टओवर ग्रेंज ही नहीं लूट के गई, बट शी ऑल्सो रॉब्ड डेनबी हॉरेस। नेक्स्ट,
Why was Horace arrested when he had not stolen anything? तो भाई उसे क्यों अरेस्ट कर लिया गया, ये हमने अभी अभी देखा बच्चों. Because his fingerprints were all around the safe. क्योंकि भाई उसने बिना ग्लव्स पहने चोरी कर ली थी, उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह थे, राइट, एंड दैट इज द रीजन he was arrested. Next, why did the landlord want to eject Griffin? Why did Griffin set the house on fire? अब ये फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के क्वेश्चन है बच्चों. लिखा है कि भाई जो लैंडलॉर्ड था वो ग्रिफिन को क्यों निकालना चाहता था और ग्रिफिन ने उसके घर पे आग क्यों लगाई. तो दो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लैंडलॉर्ड उसको निकालना चाहता था. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज whimsical एक्टिविटीज, अजीबोगरीब हरकतें वो वहां पर करता था. और ग्रिफिन बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड साइंटिस्ट था, उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो खुद तो इनविजिबल हो गया और रिवेंज के चक्कर में, बदले के चक्कर में उसने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी. बच्चों आप ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट कैसे देखते हो? तो मैंने हमेशा बोला है ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. वो एक अच्छा पर्सन नहीं था, बट एज अ साइंटिस्ट ही वाज ब्रिलियंट. ही वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, क्योंकि उसने सोसाइटी के हित के लिए कुछ नहीं किया, बट ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. बिकॉज ही इन्वेंटेड सम ड्रग्स एंड मेड हिमसेल्फ एन इनविजिबल मैन. बट उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का मिसयूज किया, गलत फायदा उठाया, लॉलेस बन गया, लोगों को मारने लगा अपने खुशी के लिए, अपनी पूर्ति के लिए. सो ही वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट. What extraordinary things happen at the inn? तो बच्चों जब वो इन पहुंच गया, मिसेस हॉल के यहाँ पहुंच गया, आइपिंग विलेज पहुंच गया, तो कौन कौन सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें होने लगी. अब देखो, लैंडलॉर्ड यानी कि मिस्टर और मिसेस हॉल ने जैसे ही साइंटिस्ट का दरवाजा खोला, साइंटिस्ट मिसिंग था. सडनली मिसेस हॉल को स्निफ की आवाज आई कि कुछ कोई तो है, एंड हैट आई उनके मुंह पे. तो ये सबसे पहली एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज थी. दूसरी चीज, जो रूम में चेयर थी वो अपने आप मूव करने लग गई. ऑब्वियसली इनविजिबल मैन ही कर रहा था, बट उन्हें तो लग रहा था अपने आप मूव कर रही है. तो इन सब चीजों से बच्चों लोग बहुत ही फ्यूरियस, बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गए. मिसेस हॉल को साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक क्यों लगता है, इतना ज्यादा अजीब क्यों लगता है? क्योंकि एक तो वो विंटर्स में आता है, ऑफ सीजन में वहां पे आया होता है. दूसरा बहुत ही अनयूजुअल टाइम है ये कि कोई भी विजिटर आएगा, जनरली इस टाइम पर कोई नहीं आता. दूसरा उसकी जो अपीयरेंस थी, पूरा कवर्ड था, वो बहुत ज्यादा अजीब थी. तीसरा वो मिसेस हॉल से ढंग से बात ही नहीं कर रहा था, बल्कि बोल रहा था कि आई वॉन्ट टू बी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी. तो इन सारी बातों से उन्हें लग रहा था कि उनका जो गेस्ट है बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का है. What did the hall see in the scientist room? तो जब मिस्टर और मिसेस हॉल उसके रूम में गए, उन्होंने क्या देखा? तो आप बोलोगे कि ऑन सीइंग द डोर ऑफ द साइंटिस्ट रूम ओपन, जैसे उन्होंने देखा कि भाई इसका दरवाजा खुला हुआ है, वो लोग अंदर चले गए इन्वेस्टिगेट करने. उन्होंने देखा कि भाई जो बेडशीट्स है वो तो बिल्कुल कोल्ड है, ठंडी पड़ी है. उसके जो कपड़े हैं, जो बैंडेज है, वो इधर उधर लूज कमरे में पड़े हुए हैं. सडनली बच्चों उन्हें क्या आया, एक स्निफ की आवाज आई, ठीक है, एंड उन्होंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था. Nobody was there in the room. The halls got terrified and decided to leave the. How did Griffin enjoy himself inside a big London store? तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले तो बाहर उसे ठंड लग रही थी, तो वो बिग लंदन स्टोर में चला गया. वहां पर उसने मस्त जो मन में आया वो पिया, खाया, वार्म क्लोथ्स पहने, कोल्ड मीट खाई, कॉफी पी, स्वीट्स खाए, एंड एट लास्ट ही स्लेप्ट ऑन द क्विल्ट्स, यानी कि ढेर पे, एक रजाइयों का ढेर बेसिकली जो हम ओढ़ते हैं, उस पे वो सो गया, एंड ही एंजॉयड हिमसेल्फ. चलिए बच्चों पार्टी, तो यहाँ पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के. ठीक है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये सारा हमारा यहाँ पे समाप्त होता है. अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ये सब दे सकूं. इसके बाद बच्चा पार्टी हम लोग करने वाले हैं आपकी पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, क्या करेंगे, पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सारी पोइट्रीज हैं जो आपके हाफ ईयरली के लिए मैंने आप सबको पढ़ाई हैं. डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बॉल पोम एंड एमेंडा. तो बिना किसी देरी के बच्चे पार्टी शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है. इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो, हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज. तो भाई डस्ट ऑफ स्नो कविता के अंदर जो पोएट है उसका मूड किस प्रकार से चेंज होता है ये आपको बताना है. तो आप बोलोगे वाइल सिटिंग अंडर अ ट्री, है ना, या वाइल स्टैंडिंग बोल दो. ठीक है, जब वो क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था. तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या होती है, पोएट के ऊपर आकर गिरती है. इससे क्या होता है बच्चों, ये पूरे के पूरे इंसिडेंट से पोएट का मूड चेंज हो जाता है. उसे रियलाइज होता है दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे.
कि उसने क्या करा है, ऐसी मूड खराब करके बेमतलब मुंह सुझा के उसने अपना एक दिन का जो पार्ट है वो वेस्ट कर दिया है, और वो इसी टाइम को यूटिलाइज कर सकता था कुछ प्रोडक्टिव करने में। नेक्स्ट, what is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow? तो बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो पोम के आधार पर कौन सा मैसेज है जो ये कविता हमें देती है कि भाई हमें हमारी हेक्टिक लाइफ में क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे भाई कि वी शुड एंजॉय नेचर, कि हमें जितना हो सके ना अटमोस्ट लेवल पे नेचर को एंजॉय करना चाहिए। हमें एक सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए लाइफ के प्रति, बिकॉज दे कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ ग्रेटर लेसन। अगर हम हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। हमें बल्कि हर छोटी छोटी चीजों से खुशी ढूंढनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना पाएंगे। नेक्स्ट, एक सिंपल से मोमेंट ने प्रूव कर दिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, है ना, और पोएट का दिन बचा लिया। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप बच्चों पूरा पोम का छोटू सा समरी लिख दोगे, जैसे कि जो पोएट हैं बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोशिश करी है कन्वे करने की कि भाई सिंपल सा ऑर्डिनरी सा अगर कोई हादसा भी हो रहा है, कोई इंसिडेंट भी हो रहा है ना, तो उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है हमारी जिंदगी में। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, केवल हमारे सोचने पे डिपेंड करता है ना। अगर हम सोचे नहीं पढ़ा जा रहा, बुरा लगेगा। अगर हम सोचे यार पढ़ के ट्राई तो करता हूँ, तो वही चीज पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता, सारी चीजें हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं। जो बेस्ट चीजें हैं ना लाइफ में, वो भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी हैं, जैसे कि ये नेचर। तो लाइफ में तो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही, हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हें सॉल्व करें रेदर देन कि हम बैठ के रोते रहें, ठीक है। समटाइम्स इवन द अनइम्पॉर्टेंट थिंग चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ। अ सिंपल एक्शन ऑफ क्रो, जैसे कि इस कविता में ही देख लो, एक कौवे ने जिसने क्या करा, शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जिसने केवल पेड़ से नीचे गिरा दी डस्ट ऑफ स्नो। इसी से पोएट को इतना बड़ा लेसन मिल गया। पोएट को रियलाइज हुआ कि उसने अपना दिन वेस्ट करा है और इसी में वो कुछ यूजफुल एक्टिविटी कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट वर्ल्ड विल एंड इन। अब यहाँ पर हमें एक स्टैंजा दे रखा है और बोला गया है कि क्या लगता है लोगों को कि ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा? फायर एंड सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, मीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स, या फायर एंड आइस। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, पोएट का क्या ओपिनियन है? तो यहां पर देखो, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। भैया मैं किसके फेवर में हूं? मैं उनके फेवर में हूं जो लोग फेवर कर रहे हैं फायर को। तो यहां पर हम लिखेंगे फायर। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज एंडलेस ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। और एंडलेस ग्रीड दैट मीन्स डिजायर, कि हमारी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। पोएट कौन है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं हमारे एमसीक्यूज, इन्हें याद रखना। कविता के अंदर ग्रीड, पैशन और डिजायर किसके थ्रू हमें दिखाए गए हैं बेटा? फायर के थ्रू हमें दिखाए गए हैं। द इनडिफरेंस, हेट्रेड एंड रिजिडिटी किसके थ्रू दिखाया गया है? आइस के थ्रू हमें दिखाया गया है। राइमिंग स्कीम क्या है इन लाइंस की? अब भाई जिन बच्चों को नहीं पता राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत बार बताया है, वन शॉट प्लीज देख लेना। सारी कविताओं का वन शॉट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता कि कैसे निकालते हैं तो मैं बता देती हूँ। जैसे सबका आपको लास्ट वर्ड देखना है, ठीक है। जैसे फायर को ए दे दिया, ठीक है। अब आइस को क्या दोगे? क्या फायर और आइस आपस में राइम कर रहा है? फायर आइस। जैसे कैट, बैट, रैट, मैट, सैट, पैट राइम कर रहा है, बट क्या ये कर रहा है? नहीं। तो इसे नेक्स्ट दे दो, बी। क्या फायर डिजायर राइम कर रहा है? यस। तो इसे ए दिया था, इसे बी। अगेन फायर है तो ए। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए ए। क्या हो गई बेटा जी राइमिंग स्कीम? ए बी ए ए। चलो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट फेवर्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल हु थिंक दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट किनके फेवर में है? जो लोग बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड फायर से खत्म होगा। नेक्स्ट, भाई फायर और आइस जो है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, और जनरल ओपिनियन क्या है इस वर्ल्ड को लेके पोएट का? तो आप लिखोगे फायर स्टैंड करता है डिजायर के लिए, जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमारे अंदर जो गुस्सा पैदा करती हैं, है ना, जो लालच पैदा करती हैं, जो ग्रीड पैदा करती हैं, ये सब रिप्रेजेंट हो रहा है फायर से। आइस से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? जो हमारे अंदर हेट्रेड है,
फर्क नहीं पड़ने वाला एटीट्यूड है, इनसेंसिटिविटी है ना, लोगों के लिए हम फालतू बोल देते हैं, ये सब। जनरल ओपिनियन क्या है कि भाई देखो ये वर्ल्ड तो खत्म होगा ही, वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। दोनों ही रीजन क्या है, आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, बट दोनों में ही इक्वल टेंडेंसी है टू फिनिश दिस वर्ल्ड। तो ये जो लोग हैं जो फायर को फेवर कर रहे हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि भाई ये ना पैशन है, ये डिजायर है लोगों का जो इस वर्ल्ड को खत्म कर देगा, है ना। और दूसरे हाथ पे कुछ लोगों को लगता है ये हेट्रेड है, ये आइज है जो इस वर्ल्ड को खत्म कर देगी। नेक्स्ट, नथिंग इज इमॉर्टल, फायर एंड आइज आर वेरी पावरफुल थिंग्स, दे विल डिस्ट्रॉय इट बट हेट्रेड इज मोर पावरफुल, एक्सप्लेन। क्या लिखा है, बोला गया है, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी चीज इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अगर आप आए हो आपको जाना भी है, दुनिया को खत्म होना ही है, ठीक है। एवरीथिंग हैज टू डिस्ट्रॉय वन डे, फायर और आइस किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो पोइट सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो लोग फायर में हैं, बट वो बोल रहा है कि जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड है ना वो भी किसी से कम नहीं है। अगर किसी के मन में किसी के प्रति नफरत आ जाए फिर वो इंसान अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है कि उसको कैसे बर्बाद करना है, राइट। तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय इनटू पीसेस, दिस फीलिंग विल स्पॉइल द ह्यूमैनिटी, ये चीज इंसानियत को मार देती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन टू कंट्रास्टिंग व्यूज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज फॉरकास्टेड इन द पोम फायर एंड आइस। कौन से दो कंट्रास्टिंग व्यूज दिखाए गए हैं बेटा जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई कि देखो थीम क्या है पोम की, डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ हेट्रेड एंड डिजायर, कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कितना ज्यादा काबिल है डिजायर और हेट्रेड वर्ल्ड को खत्म करने के, राइट। और पोएट इन दोनों का इस्तेमाल करता है एक्सप्लेन करने के लिए कि इनमें कितनी पावर है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब आप बता दोगे फायर से उसका मतलब क्या है मेटाफोरिकली, कि भाई डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस जैसे डिजायर, और आइस से मतलब है हेट्रेड, है ना। एंड इन दोनों से ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है, दोनों ही कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स है, क्योंकि आप फायर और आइस दोनों आपस में क्या है, कंट्रास्टिंग है। आग पे पानी डाल दो बुझ जाएगी, बट यहां पर दोनों में समानता है कि वो वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज स्ट्राइप्स एंड वेलवेट पैड्स, तो आप देख सकते हो अ टाइगर इन द जू की बात है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टाइगर। Why does he move only a few steps, वो केवल बेटा कुछ ही स्टेप्स, ऐसे आप देख सकते हो कुछ ही स्टेप्स वो यहाँ पे, ये क्या हो गया भाई, ऑल राइट, कुछ ही स्टेप्स वो यहाँ पे क्यों चल पा रहा है ये हमें बताना है। जू जंगल केज, बिकॉज ऑफ द केज, क्या हो रहा है भाई मेरे बोर्ड के साथ, ओके, बिकॉज ऑफ द केज, क्यों ही चल पा रहा है बच्चों कुछ ही स्टेप, बिकॉज ऑफ द केज, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, उसके पिंजरे में लिमिटेड स्पेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो फ्यू ही स्टेप्स चल पा रहा है। नेक्स्ट, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट मीन्स सेम एज क्लियर। अब बच्चों हमें बताना है यहाँ पर कि क्लियर या फिर थोड़ा सा ब्राइट भी आप बोल सकते हो। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज एज पैड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं स्ट्राइप्स, इसका मतलब तो होता है धारियां, वेलवेट एक तरीके का कपड़ा होता है सॉफ्ट, एज हम सबको पता है, विविड इज ब्राइट, तो हम कहीं ना कहीं विविड बोल सकते। बेटा कौन है कवि, कौन है, लेस्ले नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लीन या कैरोलिन वेल्स। तो इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे अब इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने मैराथन में भी आपको ये पढ़ाया है। नेक्स्ट, हु हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, किसे आखिरी वॉइस सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार्स की, तो टाइगर को सुनाई देती है क्योंकि वही पिंजरे में बंद है। आखिरी वॉइस बेटा वो किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की, वो कार्स जो देखने आती है कि हाँ भाई सारी चीजें सही है कि नहीं, कोई इंसान जू में रह तो नहीं गया, तो उसकी वो आखिरी वॉइस सुनता है। नेक्स्ट, एट व्हाट डज ही स्टेयर्ड विद हिज ब्रिलियंट आइज, किसको देख रहा है, वो स्टार्स को देख रहा है और लॉन्ग कर रहा है अपनी फ्रीडम को, स्टार्स को देख के कि काश मैं भी फ्री होता। स्पार्कलिंग का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, ब्रिलियंट, है ना, ब्रिलियंट आइज इज स्पार्कलिंग आइज, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भाई टाइगर अपना जो गुस्सा है वो चुपचाप क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली, तो आप बोलोगे द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली बिकॉज वो हेल्पलेस है, वो मजबूर है, उसे पता है कि मैं यहाँ बिहाइंड द बार्स रह के, केज में रह के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे क्या ही कर लूंगा, वो बिल्कुल भी बच्चों फ्री नहीं है,
जैसे कि वो फॉरेस्ट में हुआ करता था। जो टाइगर की स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स लॉक्ड है, एंड इसीलिए वो केवल गुस्सा ही दिखा पा रहा है कि यार मैं वैसे भी फ्री नहीं हूं, है ना, मैं क्या ही कर लूंगा। नेक्स्ट, हाउ डज द टाइगर फील लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल ऑफ द जू, व्हाई डज ही इग्नोर द विजिटर्स। टाइगर को बेटा कैसा फील हो रहा है जू में, और वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है। तो आप बोलोगे भाई टाइगर तो जंगल में रहने वाला है ना, वाइल्ड्स का एनिमल है, वो है ही नहीं कि आप उसे पाल सको, आप उसे लॉक करके रख सको। ही इज अ डेनिजन यानी कि सिटीजन। कहाँ पे रहता है वो, फॉरेस्ट में रहता है। जब हमने उसे लॉक कर दिया है तो उसे हेल्पलेस, मजबूर फील हो रहा है, राइट। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे आपने केज में लॉक कर दिया है, राइट। तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है जो उससे टिकट खरीद के देखने आ रहे हैं उसको, क्योंकि वो खुद को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं पेश करना चाहता कि मैं दूसरों को एंटरटेन यहां पर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोम। बच्चों जो पोएट है वो हमें यहाँ पर क्या कन्वे करना चाहता है। सो आप बोलोगे भाई द पोएट एग्जिबिट्स द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल। पोएट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि भाई जो एनिमल्स हैं वो कितनी ज्यादा मिजरेबल लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं, है ना, कितनी ज्यादा खराब लाइफ यहाँ पे जू में जी रहे हैं। यहाँ पर दो लाइफ हमें दिखाई गई है पोम में, एक जू वाली और एक नेचुरल हैबिटेट जंगल वाली। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल शुड नॉट बी केज्ड। अगर आपको भी कोई केज कर लेगा, केज्ड कर देगा, आपको कोई पिंजरे में बंद कर देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें हमें जंगल में फ्री छोड़ देना चाहिए। इवन दे हैव अ राइट टू रिमेन फ्री, उनके के पास भी अधिकार है भाई फ्री रहने का। They should not be caged for our personal interest। हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमें उन्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट बेटा द बॉल पोम। लड़के ने क्या खोया, ऑब्वियसली बॉल। वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू, बॉल कहां चली गई, इनटू द वाटर, पॉन्ड, रिवर, सो ऑब्वियसली इन द वाटर। नेक्स्ट, फॉर द लॉस ऑफ विच थिंग द बॉय फेल्ट ग्रीव्ड एंड हेल्पलेस, बॉल। आफ्टर लूजिंग द बॉल ही, बॉल खोने के बाद क्या है, वो वरिड है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो कंसर्न नहीं है, या इज इन अ फिक्स व्हाट टू डू, कि भाई अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज बच्चों इज इन अ फिक्स व्हाट टू डू, कि भाई अब मैं क्या करूं वो समझ ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट, द पोएट सॉ द बॉल मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। फाइनली द बॉल वेंट इनटू, यहां पर आप लोग देख सकते हो जहां पर हमारी लाइंस थी, है ना, डाउन द स्ट्रीट, एंड फाइनली द बॉल वेंट इनटू द हार्बर, या फिर आप लिख सकते हो वाटर। पोएट कौन है, कौन है पोएट, जॉन बेरमैन। नेक्स्ट, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक आपको अगेन स्टैंजा दे रखा है बॉल पोम का ही, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। द बॉय इज इन ग्रीफ बिकॉज हिज बॉल हैज बीन, कहां गई उसकी बॉल, लॉस्ट हो गई है। द बॉय फील्स डैश एंड स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे खड़ा है, बहुत ही ज्यादा शॉक में है, क्योंकि वो उसे लग रहा है कि जो उसके यंग डेज थे अब जा चुके हैं, अब उसे एक चीज को खोने का दर्द क्या होता है वो सहना पड़ेगा। So the boy feels troubled. Next, the poet does not offer to give him the new ball because he wants to teach him the value of responsibility. Poet क्या सिखाना चाहता है उसको, responsibility। कौन अपनी पहली responsibility सीख रहा है, the boy। Next, this will help the child in understanding his again responsibility. Giving another ball to the child is worthless, कि भाई उसका कोई काम ही नहीं है, अगर आप दूसरी बॉल भी दे दोगे वो वर्थ इट नहीं होगी। तो बच्चों ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहां पर बात की गई है ये आपको बताना है। तो भाई पोएट को लगता है कोई फायदा नहीं है उसे दूसरी बॉल दिलाने का, क्योंकि बच्चा जो है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स देन लर्न टू कॉप अप विद द लॉस, कि कैसे अपनी चीजों का ख्याल रखना है, और कैसे, देखो लॉस तो लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, नहीं तो हम चीजें खोएंगे, नहीं तो हम लोगों को खोएंगे, बट कैसे हमें उससे कॉप अप करना है ये बच्चों हमें सीखना है। डीप मीनिंग क्या है जो बॉल पोम के पीछे छिपा हुआ है, डीप मीनिंग है बच्चों की हमारा जो बचपन है वो तो उड़ जाता है, क्विकली फ्लाइज, जैसे यहाँ पे बॉल एकदम से गुम हो गई वैसे बचपन भी गुम हो जाता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमें हार्डशिप सहनी पड़ती है ना, मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, लाइक लॉस, जैसे कि खोना चीजों का, लोगों का, और हमें सीखना पड़ता है कि हमें इसको टैकल कैसे करना है।
भाई व्हाट इज द बॉय स्टेट ऑफ माइंड, भाई लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है जब उसने अपनी बॉल को खो दी, तो आप बोलोगे इज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा परेशान है। ही कीप स्टेयरिंग एट द बॉल विद हिज डेस्परेट आइज, वो केवल घूरता जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, है ना। वो क्या घूर रहा है, वो बॉल जिस डायरेक्शन में गई है उसी को घूरता जा रहा है। ऐसा वर्ड पिक आउट करो जिससे पता चले कि लड़के ने पहले कभी कुछ नहीं खोया, ये उसने पहली बार ही कोई चीज खोई है। तो यहाँ पे बच्चों आप लाइन लिख दोगे, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें समझ आ रहा है कि पहली बार उस लड़के ने कोई चीज खोई है। चलो बेटा, तो यहाँ पर हमारी बॉल पोम खत्म होती है। दो पोम्स अब आप बोलोगे मैम कहाँ है, यानी कि अमेंडा और एक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो अभी अभी मैंने आप लोगों की मैराथन ली थी, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, 5 दिन पहले की बात है। ये चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, टेलीग्राम के नीचे। टेलीग्राम का लिंक पहले नंबर पे है, फिर इंस्टाग्राम का लिंक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपकी प्लेलिस्ट और इस वीडियो का लिंक है। प्लेलिस्ट में मैंने सारे 1 शॉट लेक्चर्स डाल रखे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा, आंसर कैसे लिखे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। महामैराथन में भी आपको सब मिलेगा। तो महामैराथन के अंदर ही आप देखोगे चैप्टर 7 पे मैंने आपको अमेंडा डिटेल में करा है। एक्चुअली अमेंडा के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंड सेम विद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसलिए मैंने उन दोनों वीडियोस को इसमें करा रखा है। तो आप टाइम स्टैम्प भी मैं आपके लिए लाई हूँ, 1 घंटा मतलब 1 आवर एंड क्या बोल रही हूँ मैं, 1 घंटा 1 आवर, 1 आवर और 1 घंटा, ठीक है। सो 1 आवर 51 मिनट्स पे आपको ये मिल जाएगी। 1 घंटा और 50 मिनट के आसपास आपको ये अमेंडा पोम मिल जाएगी, एंड सेम विद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स 3 घंटे 6 मिनट पे आपको ये मिल जाएगा। तो किसी बच्चे को अगर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो, क्योंकि ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बहुत कम बच्चों के हाफ ईयरली में आ रहा है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें अभी क्लियर हैं। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स बेटा मैं आपको करा चुकी हूँ, एक भी चैप्टर हमने छोड़ा नहीं है। और किसी की ज़रूरत है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। काफ़ी मेहनत लगी है बच्चों इस वीडियो में, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार ज़रूर देना, लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।